नाउ सेकंड सेक्शन ऑफ आवर डिस्कशन, हमारे डिस्कशन का जो दूसरा भाग है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। सेकंड सेक्शन ऑफ आवर प्रिपरेशन। अभी देखो इसमें क्या है कि अभी हमारे पास जो 85 डेज है उसमें कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ओके, नाउ नॉर्मली अभी हमारे पास देखो ये जो जुलाई है उसमें 21 डेज है, 21 डेज। ओके, अभी स्पेसिफिकली जिन्होंने लास्ट एक साल में अच्छे से प्रिपरेशन की है मिनिमम, मिनिमम, और जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, उनके लिए भी, ये दोनों के लिए कॉमन बातें हैं। जिन्होंने अभी एक साल से जो लोग कम से कम प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो व्हाट दे कैन डू, वो लोग अगर कुछ रह गया है तो वो लोग ये जो जुलाई के 21 डेज मिल रहे हैं हमें, उसमें एक्स्ट्रा रीडिंग कर सकते हैं। एक्स्ट्रा रीडिंग, अभी इस एक्स्ट्रा रीडिंग में अगेन दिस वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आप लोगों का क्या रह गया। सपोज फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, अभी हिस्ट्री में क्या होता है ना कि नॉर्मली व्हाट हैपन, पीपल स्टूडेंट्स डोंट डू मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, कुछ लोग मेडिवल को स्किप कर देते हैं। मैं आप लोगों को जस्ट थोड़ा सा इस सेक्शन से हिसाब से आई एम जस्ट शेयरिंग दिस थिंग। आप लोगों ने शायद क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ये नहीं देखते, हाँ, आप लोगों में से काफी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कट ऑफ नहीं देखते हैं। तो कट ऑफ के बारे में मैं जस्ट थोड़ा सा आपको एक अंदाजा दे देता हूँ। अगर देखा है आप लोगों ने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो एक बार देख लेते हैं। ये देखो, ये 2000 सिविल सर्विसेज 2018, ओके, कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। ये 812 प्लस 36 मार्क्स थे, दिख रहा है सब लोगों को, जनरल के वगैरह वगैरह, ठीक है, ये मार्क्स थे। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। एंड ये कैटेगरी वाइज है, जनरल, ओबीसी, एससी एंड एसटी। ये 2018 का कट ऑफ है। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसको देखा होगा, ठीक है। अभी इसको जस्ट प्रीलिम्स में देखो, 2018 का जो कट ऑफ था, 2018 का जो कट ऑफ था, ये कितना था प्रीलिम्स में? 98 फॉर जनरल कैंडिडेट आउट ऑफ 200 मार्क्स। एंड जनरल स्टडीज 1 में ही आपको क्वालिफाई होना है, जनरल स्टडीज 2 तो आपका 33% क्वालिफाई है, ठीक है। तो उसमें 33% मतलब 66 मार्क्स मिल गए, मतलब 67 मार्क्स जो ये हो गए तो आप लोग क्वालिफाई हो जाते हैं। तो उसका कुछ टेंशन नहीं है ज्यादा। अभी इसमें देखो 98 ओपन, 96.66, ओके, 98 open, 96.66. This was for OBC. 84, this was for SC, and 83.34, दिस वॉज फॉर शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट। देखो कितना कट ऑफ कम है, कितना कट ऑफ कम है। ये 98 ओपन का है, 96.66 ओबीसी का, 84 फॉर एससी, 83.34 शेड्यूल ट्राइब का है। और उसमें भी ये देखो, अभी ये फिजिकली पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इसमें तो ये तो काफी सारे लोगों को, ये जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये पता ही नहीं रहता, तो इसमें कंपटीशन वैसे कम होती है। इसमें देखो पीडब्ल्यूडी 1, 2, 3 और 5 ऐसी कैटेगरीज है। सो इसमें देखो कट ऑफ कितना कम है प्रीलिम्स का, 73.34, 53.34, 40 और 45.34, ठीक है। तो ये इतना कम कट ऑफ आता है 200 में से, ठीक है। सो ये हो गया 2018 का कट ऑफ। अभी जस्ट मैं कंपैरेटिवली आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक जैसे जनरल का हमने कट ऑफ पकड़ लिया तो वो 98 हो गया एक साल का, ठीक है। अभी दूसरी बात, दूसरे साल का ये देखो 2017 का कट ऑफ है, 2017 का कट ऑफ। सो 2017 में प्रीलिम्स का जो कट ऑफ था जनरल का 105.34, ओबीसी का 102.66, एससी का 88.66, एसटी और एससी का सेम था 88.66। फिर पीएच 1, 2 एंड 3 ये कैटेगरीज थी, तो पीएच 3 का 40 था, ओके। तो ये
हाईएस्ट कट ऑफ है 106 सपोज 2017 का, राइट? तो एक बार फिर से देख लो, 105.34, 102.66, 88.66, ओके, ये 2017 का कट ऑफ है। मेंस की अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, सो मेंस के ऊपर हम बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है। और ये तीसरे साल का कट ऑफ दिखा देता हूं मैं आपको, तो इसके आधार पे थोड़ी सी हम बात करेंगे। ये देखो 2016 में 116 कट ऑफ था, ओके, ओपन का, जनरल का, ओबीसी का 110.66, एससी का 99.34, एसटी का 96, ओके, और पीएच का वगैरह वगैरह 40 तक, ठीक है। अभी ओवरऑल तो हाईएस्ट कट ऑफ जनरल कैंडिडेट का कितना है? 2016 का कट ऑफ है 116, ओके, ओबीसी का 110, एससी का 99। सो जो हाईएस्ट कट ऑफ है इन 3 सालों में, मतलब अभी 2019 का आने का है, बिकॉज वो एग्जाम ही अभी इंटरव्यूज वगैरह पेंडिंग है। तो अगर हम 18, 17 और 16 की अगर हम बात करते हैं, तो जो हाईएस्ट कट ऑफ है जनरल का, ओबीसी, एससी और एसटी का, वो आपको 2016 में ही मिलेगा, 2016 में, ठीक है। सो और इसमें मतलब फाइनल जो स्टूडेंट जो क्वालिफाई हुए थे वो 988, सॉरी नॉट 988, हाँ, इसका जनरल का फाइनल सिलेक्शन का 988 ये कट ऑफ था, ओके, नॉट दिस वन, ठीक है। सो अभी इसमें देखो कि 2016 with respect to 2016, if you see the cutoff of this examination, so सबसे ज्यादा जो कट ऑफ है 2016 में है जनरल कैंडिडेट का 116, फिर 2017 में 105.34, और फिर 2018 की जो प्रीलिम्स है उसमें ओपन का कट ऑफ है 98। एवरेज अभी हम लोग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी बात करेंगे। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी मींस आप लोगों को ये कट ऑफ केवल आप जिस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग होंगे वो समझने के लिए मैंने बताया है, लेकिन अभी इसमें मैं आपको एक टारगेट देता हूं कि अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करनी है, सो आपका ऑन एवरेज जो स्कोर है फर्स्ट पेपर में जनरल स्टडीज 1 में, सो वो 110 प्लस होना चाहिए, 110 प्लस, ओके, ऑन एवरेज। ये आपका बिल्कुल आप टारगेट रखो, उससे ज्यादा आएगा तो दैट इज द बेस्ट थिंग। लेकिन क्या है कि आप लोग 110 आप पकड़ लो, अगर इसका एवरेज हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं तो, क्योंकि क्या है कि जनरल का 18 में 98 ही था, उसके पहले 105.35, 34, और ये 2019 में और थोड़ा सा मतलब 102 तक वगैरह मैक्स टू मैक्स आ सकता है मेरे हिसाब से। जनरल का जो कट ऑफ रहेगा 2019 का प्रीलिम्स का, एज पर माई एक्सपेक्टेशन इट वुड बी लाइक 102 to 104 के रेंज में आ सकता है, ठीक है। सो हम लोग ऑन एवरेज पकड़ते हैं कि व्हाट शुड बी अवर टारगेट 110, 110 आप पकड़ लो कि 110 मुझे क्रॉस करना ही है। अभी अगर मुझे 110 क्रॉस करना है, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, अगर मुझे 110 मार्क्स मुझे लाना है तो मेरे कितने क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए आफ्टर 1/3 नेगेटिव मार्किंग सिस्टम? 55, ओके। क्योंकि अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बात बता देता हूं कि जनरल स्टडीज 1 एंड जनरल स्टडीज 2, दीज आर 2 पेपर्स फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, दोज हु स्टार्टेड, उसमें जनरल स्टडीज 1 कैरीज 100 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स, ओके। जनरल स्टडीज 2 कैरीज 80 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स। लेकिन जनरल स्टडीज 2 जो होता है उसमें वो क्वालिफाइंग होता है 33%, तो उसमें आपको उतने ही मार्क्स लेने हैं क्वालिफाइंग, ओके। 1/3 नेगेटिव मार्किंग सिस्टम इज एप्लीकेबल टू बोथ द पेपर्स, 1/3। 3 अगर गलत क्वेश्चन हो गए तो आपका जो एक करेक्ट है वो भी उसके साथ शहीद हो जाता है, ओके, या फिर चला जाता है उसके साथ, ठीक है। सो इसलिए हमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग सिस्टम को कंसिडर करके जो हमारे 100 क्वेश्चंस रहेंगे प्रीलिम्स के, तो वो 100 क्वेश्चंस में से हमारे अगर 55 क्वेश्चंस करेक्ट आते हैं तो 55 into 2, तो हमारा 110 जो है वो हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। अगर आप 60 क्वेश्चंस करेक्ट करते हो आफ्टर अप्लाइंग दिस 1/3 नेगेटिव मार्किंग सिस्टम, सो आपका जो स्कोर है वो 120 तक भी जाता है, 120, ओके। सो व्हाट शुड बी अवर कट ऑफ रेंज? 55 to 60,
उससे ज्यादा मिलते हैं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन प्रीलिम्स में टॉपर होकर कोई फायदा नहीं है, प्रीलिम्स में टॉप करके कोई फायदा नहीं है। टॉप तो हमें फिर फाइनली मेंस में अच्छे मार्क्स लेना है और इंटरव्यू में। सो प्रीलिम्स में हमारा कट ऑफ क्रॉस करना ये उद्देश्य होना चाहिए, एंड यू शुड डिसाइड योर टारगेट 110 प्लस, ठीक है, 110 प्लस ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अभी कोरोना सिचुएशन में काफी स्टूडेंट्स को, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग सिंस लॉन्ग, दोज हु ऑलरेडी wrote their mains but could not selected, or those who already secured their post but not of IAS, IFS or IPS, so they will sit once again for examination, right? So इस बार की जो कंपटीशन रहेंगी ये और खतरनाक और टफ कंपटीशन रह सकती है, ये भी बात ध्यान में रखना, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफी सारा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, 4 महीने एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है ना। तो 120 डेज मिल गए हैं, तो ये समझ लेना कि इस बार का आपका कट ऑफ का टारगेट भी 120 होना चाहिए, हाँ, क्योंकि कंपटीशन टफ रहेंगी आपकी, ये बात ध्यान में रखना। और जो सिंसियरली प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कहीं पे भी जाओ वो सिंसियरली करते ही रहते हैं, है ना, क्योंकि वो एक बिल्कुल वो स्पेसिफिक एक कैटेगरी होती है ऑल इंडिया लेवल पे। से फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग 800 और 900 सीट्स, so at least there are 10,000 students across India, all over India, those who are studying sincerely, ठीक है। सो कम से कम 8-10 हजार स्टूडेंट या फिर कम से कम 5-6 हजार स्टूडेंट तो ऐसे है कि जो बिल्कुल विदाउट एनी डिसकंटिन्यूटी दे हैव बीन दे आर मींस कंटिन्यूअसली दे आर स्टडिंग, ओके। सो इसकी वजह से क्या है, कि आप लोगों को टारगेट आपका इस बार बढ़ाना होगा। 110 तो मैंने मिनिमम कह दिया, लेकिन अगर आप इसके ऊपर भी क्रॉस कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी देखिए इसमें क्या है सेकंड पार्ट में, कि ये हमारा एक हो गया कि हमने टारगेट फाइनलाइज कर दिया। अभी इसमें आप ये मत कहना कि सर वो ओबीसी का कट ऑफ तो 102 आया था, मुझे इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे 100 भी आ गए तो ठीक है, आई बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब, तो फिर शेड्यूल ट्राइब में तो 90 पे ही कट ऑफ आया था, ओके, सो मेरा तो उसमें से हो जाता है। सो डोंट कीप दैट मेंटालिटी, ओके। वो बिल्कुल वो कैटेगरी का कट ऑफ, इवन दो यू बिलोंग टू सर्टेन कैटेगरी, डोंट थिंक इन दैट मैनर। आपका कट ऑफ जो जनरल का कैंडिडेट का कट ऑफ होता है उस कट ऑफ से ऊपर होना चाहिए, इसी टारगेट के साथ तैयारी करो, ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, नहीं तो फिर क्या होता है ना कि हम लोग फिर अरे नहीं उसका तो 110 था, फिर मेरे को तो 90 पे मेरा हो जाएगा या फिर 95 के मेरा हो जाएगा, हाँ, तो ये ध्यान में मत रखो, ठीक है। और अल्टीमेटली यूपीएससी में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये सिलेक्शन लेवल में कैटेगरी का काम होता है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू स्टडी इसका कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि किसी को बहुत मतलब 18 घंटे पढ़ता है और दूसरा रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट 10 घंटे पढ़ता है। जितने भी जो भी स्टूडियस स्टूडेंट है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर वो पढ़ते रहते हैं, ठीक है। सो ये एक हो गया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, पार्ट ऑफ डिस्कशन। अभी दूसरी बात है कि आपको कौन से टॉपिक पे, कौन से सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है। तो जैसे मैंने कहा था कि आप लोगों के पास अभी 21 दिन है, 21 दिन में अगर आपका कुछ बचा हुआ है तो उसको आप फिनिश कर दो। स्किप करने की बात स्किप कर दो, स्किप कर दो मीन्स व्हाट, कि अगर आपको लगता है कि यार जनरल साइंस में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है तो जनरल साइंस को पूरी तरह से स्किप मत करो, लेकिन उसमें का जो बायोलॉजी सेक्शन है उसको करो, ओके। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं साइंस पोर्शन में। So what is that, where means what kind of application based questions ask in examination, okay, previously, okay, and what is the possibilities, तो उसकी एक priority list बनाओ और फिर उसी पे आप ध्यान दे सकते हो, okay, so this is one thing, okay। तो बेसिकली क्या होता है, ये 21 दिन में क्या क्या करना है उसकी priority list आप लोगों को ये आज या कल बनानी है, priority list, ओके। जो लोग कंटिन्यूशन में पढ़ाई कर रहे हैं उनको, ठीक है, प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से पढ़ाई करो, ओके।
ऐसा नहीं कि फिर जनरल साइंस में इतना रह गया तो फिर उसको ही करूंगा, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में इतना रह गया तो उसको ही करूंगा, या फिर हिस्ट्री में रह गया तो उतना करूंगा, ठीक है। यू ट्राई टू आइडेंटिफाई योर प्रायोरिटी लिस्ट, और उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। ओके, सो प्रायोरिटी लिस्ट आपको बनाना है, और उस प्रायोरिटी लिस्ट पे आपको 21 दिन का जो है टारगेट आपको बना के उसके ऊपर काम करना है। दूसरा, अभी हम आते हैं आपके अगस्त पे। ओके, अगस्त। अभी देखो, इसमें ना हम लोग डिवाइड करते हैं हमारे अगस्त को 3 रिवीजन्स में। अभी अगस्त की रिवीजन आपकी कैसे होनी चाहिए, और फिर अगर हम रिवीजन करते हैं तो किस तरह से रिवीजन करते हैं, ठीक है, किस तरह से हमने रिवीजन करना चाहिए। नॉर्मली एक पैटर्न डिसाइडेड होता है स्टूडेंट्स का। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट को कंटिन्यूशन में पढ़ते रहते हैं। ओके, एक सब्जेक्ट लेंगे, उसको कंटिन्यूशन में दिन भर पढ़ते रहेंगे। देयर आर स्टूडेंट्स who are having habit to take one subject 2 hours, another subject 2 hours, third subject 2 hours, fourth subject 2 hours. Okay, कुछ लोगों की ये हैबिट होती है 2-2 घंटे करने की, ठीक है, 2-2 हर सब्जेक्ट को। लेकिन ये जो 2-2 घंटे तैयारी करने की जो हैबिट है ना, ये स्पेसिफिकली रिवीजन से रिलेटेड होता है, ठीक है, रिवीजन से रिलेटेड। उसमें भी रिवीजन जब आप करते हो तो उसमें भी आप लोगों ने लाइक रिवीजन का भी एक फॉर्मेट होता है कि कितने दिन की रिवीजन होनी चाहिए, कितने सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना चाहिए रिवीजन के लिए, ओके, कितनी बार रिवीजन होनी चाहिए, दिस इज ओके। क्योंकि आपकी जो मैच्योरिटी लेवल होती है ना, इट इज बिकॉज ऑफ रिवीजन ओनली। लेकिन रिवीजन कब की जाती है? जब हमने साल भर अच्छे से पढ़ाई की है, उसको ऑलरेडी रिवाइज किया है, लेकिन अभी हमें विनिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से, या फिर टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, इफ यू आर स्टडिंग, सो दैट टाइम वो रिवीजन के जो डायमेंशंस है, अलग अलग डायमेंशंस, वो मैटर करते हैं। सो अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये डिसाइड किया है कि अगस्त में जो हमारी रिवीजन रहेगी, अगस्त की जो हमारी रिवीजन रहेंगी, इट शुड बी 3 रिवीजन्स। उसको आप 12 दिन की एक रिवीजन, 12 दिन की दूसरी रिवीजन, और 7 दिन की तीसरी रिवीजन, ऐसे डिवाइड कर सकते हो। मतलब 12+12+7 का फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो। जैसे हमारे पास अगस्त में 31 डेज है ना, सो 12 दिन, दूसरे 12 दिन, और फिर 7 दिन, मतलब एक कंप्लीट वीक। 12 दिन की एक रिवीजन, 12 दिन की दूसरी रिवीजन, और 7 दिन की तीसरी रिवीजन, ठीक है। फिर हम सितंबर में आएंगे। अभी ये रिवीजन किस तरह से करना है इसके ऊपर भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। सितंबर में आएंगे, सितंबर में क्या करना है? तो सितंबर में हमारे पास 30 डेज है, 30 डेज के हम 3 रिविजन्स करेंगे, 10 डेज की, 10 डेज की, और 10 डेज की। 10 दिवसांची आणि 10 दिवसांची 3 रिव्हिजन्स। ओके, ज्यांना वाटत असेल त्यांनी त्या नोट डाऊन पण करा, म्हणजे तुमचा पॅटर्न स्वतःचा एक असू शकतो, त्याच्यात मी हे थोडंसं व्हॅल्यू एडिशन करतोय। ओके, सो हमने क्या किया है अभी कि जुलाई में हमें नया जो कुछ है उसको पढ़ना है, लेकिन फिर अगस्त से हमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली रिवीजन करना है। अगस्त में हमने 12 दिन की एक रिवीजन, 12 दिन की दूसरी रिवीजन, और 7 दिन की तीसरी रिवीजन की। सितंबर में फिर हम लोग आ गए 10 और 10 दिन की हमने तीसरी रिवीजन की। और अक्टूबर में हमारे पास 3 दिन केवल रहते हैं। सो 3 डेज यू डोंट नीड टू रीड एनीथिंग। आप लोगों को पढ़ना कुछ भी नहीं है, आप लोगों को केवल देखना है, केवल आप लोगों को देखना है। आप लोगों को अभी पढ़ना नहीं है उसमें, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत पढ़ाई कर चुके हो आप लोग, तो आपको केवल देखना है। म्हणजे आपण म्हणतो ना की पानं उलटवणे, चलो ठीक है, स्कॅनिंग, ओके, स्कॅनिंग, जस्ट ऐसा पानं पलटवायचे, ओके ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि अगर आपने जब 1 साल आप लोग देते हो प्रिपरेशन के लिए, तो उस समय आपकी नोट्स निकालने की हैबिट डेवलप होनी चाहिए। ओके, आई डोंट नो कि हाउ मेनी अमॉन्ग यू, बिकॉज मैं भी काफी बार बताते रहता हूँ कि नोट्स निकालते जाओ,
किस तरह से करना है। बेसिकली जो बुक्स होती है स्टैंडर्ड बुक्स या फिर जो बेसिक बुक्स होती है, या तो उस बुक्स पे ही आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो नोट्स निकालते वक्त, वहां पे कुछ अगर डाउट होते हैं तो वहां पे क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है उसको अंडरलाइन कर सकते हो, उसको अलग से आप लिख सकते हो। देखो अगर आपने एनसीईआरटी के सारे बुक्स की अगर अलग से नोट्स निकाल ली, सपोज फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी का कोई हिस्ट्री का बुक पकड़ लो, if that history book is having 100 pages, 100 pages, तो 100 pages तो पूरे काम के नहीं है, या there is a unnecessary elaboration also on some pages। वो 100 पेजेस के अगर 20 पेजेस की अगर आपकी नोट्स बनती है, मतलब माइन्यूट माइक्रो नोट्स जिसको हम बोलते हैं, आपके समझ के हिसाब से, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो पूरे के पूरे मतलब उसको जैसे आपने लिख लिया तो 100 पेजेस में से अगर आपकी 20 पेजेस की अगर नोट्स निकल ली, तो आपको फिर उस 100 पेजेस की बुक को देखने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने उस बुक को समझा हुआ है कंसेप्चुअल के तौर पर, आपने उस बुक्स में से जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको गैदर किया है। सो आपका लोड देखो कितना कम हो जाएगा, है ना। अल्टीमेटली फिर से उस बुक को लेके बैठो, फिर से उसको रिवाइज करो, फिर से फिर कभी कभी अगर डिसकंटिन्यू प्रिपरेशन रहती है तो कुछ समझ में नहीं आता। सो यू शुड हैव अ हैबिट ऑफ गेटिंग नोट्स फ्रॉम बुक्स, ओके। लेकिन अगर नहीं है तो कम से कम जो भी बुक आप पढ़ते हो उसके ऊपर ही अंडरलाइन करने की हैबिट आपने डेवलप करनी चाहिए। जो कुछ आप उसको पेजेस स्टिक करके उसके ऊपर कुछ आपकी इंपॉर्टेंट नोट्स निकाल सकते हो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो ये अगर हैबिट आपकी डेवलप हुई है और अगर आपने इस तरह से काम किया है तो रिवीजन में भी आपको बहुत उसका फायदा होगा, ओके। सो दिस इज वन थिंग। अभी ये प्रियोरिटी एरियाज जो मैंने बात की, ये क्या होनी चाहिए, तो जो आपने कवर नहीं किया है वो होना चाहिए। एक बात तो आप, इट इज अप टू यू कि व्हाट आर योर प्रियोरिटी एरियाज। priority areas can be different from again person to person। किसी का हिस्ट्री बाकी है, किसी का ज्योग्राफी बाकी है, किसी का साइंस बाकी है, किसी का कॉन्स्टिट्यूशन बाकी है, किसी ने एनवायरनमेंट को अभी तक टच नहीं किया था, किसी ने इकोनॉमी को टच नहीं किया था, हो सकता है किसी ने सीसैट को ही नहीं देखा है। जैसे सीसैट में जैसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, सो डोंट कंसिडर सीसैट एज अ इजी वन, बिकॉज इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इज द डिफिकल्ट टास्क एंड इट्स अ डिफिकल्ट टास्क फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम वर्नाक्युलर बैकग्राउंड, है ना। सीसैट में जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस आते हैं ये ऐसे स्टुडंट्स के लिए डिफिकल्ट है जिनका बॅकग्राऊंड व्हर्नॅक्युलर है, म्हणजे समजा मराठी मीडियमचे विद्यार्थी असतील, हिंदी मीडियमचे विद्यार्थी असतील, असे ज्याच्यामध्ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन असतं, कारण ते इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशनचे पॅसेजेस असे असतात की ते आपल्याला कळत नाहीत। 10वी-12वीतलं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वेगळं आणि यूपीएससी मध्ये येणारं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वेगळं, है ना। मतलब वो ऐसा होता है उसमें कि वहां पे कीवर्ड नाम की कोई बात नहीं होती, वहां पे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वाली दो बातें होती है जिसको समझना होता है, ठीक है। ओके, सो यू शुड नॉट अवॉइड और यू शुड नॉट स्किप दैट सेकंड पेपर, यू नीड टू कंसिडर दैट पेपर, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना वो ओवर कॉन्फिडेंस में सेकंड पेपर में ही क्वालिफाई नहीं होते और फर्स्ट पेपर में उनका 120 प्लस स्कोर आ जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट पेपर में फिर 120 140 मिलाने से कोई फायदा नहीं है जब तक आपको इधर 67 मार्क्स नहीं मिलते सेकंड पेपर में, ओके, बिकॉज क्वालिफाइंग इज इंपॉर्टेंट। सो उसको भी इग्नोर नहीं करना है, उसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे बाद में। अभी आपके प्रायोरिटीज एरियाज आप डिसाइड कर लो, ओके, जो भी प्रायोरिटीज एरिया है। अभी देखो अगस्त की रिवीजन किस तरह से करना है। अभी ये जो 12 और 7 दिन का मैंने जो फॉर्मूला दिया है ये किस आधार पे दिया है। नॉर्मली अभी मैं वंस अगेन आई वांट टू आस्क क्वेश्चंस टू यू पीपल, those who are preparing since long, since 1 or 2 years, okay। हाँ शुभम, I want to ask you कि what is your like regular day to day strategy। तू जो रोजचा जो अभ्यास करतो तो एका दिवशी किंवा काही दिवस किती तास आणि कोणते कोणते सब्जेक्ट्स करतो एका दिवशी, किती किती सब्जेक्ट्स करतो एका दिवशी। मी तासापेक्षा कंटेंटला एक प्रायोरिटी देतो। सपोज आज मला पॉलिटी जर वाचायचं आहे तर ह्या पॉलिटी मधले मला किती टॉपिक वाचायचे आहेत हे मी आधी पाहतो आणि त्यानुसार मी एका वेळी एकच सब्जेक्ट घेतो सर।
म्हणजे दिवसभर एकच सब्जेक्ट, पूर्ण 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 दिवस एकच सब्जेक्ट, बरोबर? एकच सब्जेक्ट. ओके, एक सब्जेक्ट. अच्छा, आता तुझी स्वतःची रिव्हिजनची स्ट्रॅटेजी काय आहे? स्ट्रॅटेजी म्हणजे मंडे टू सॅटर्डे पर्यंत रिडिंग करतो पूर्ण, आणि संडेला पूर्ण रिवाइज करतो आठवड्यातला. नाही नाही, म्हणजे एक सब्जेक्ट रिवाइज करतो की सगळे सब्जेक्ट रिवाइज करतो? आठवड्यात सुरू आहे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मी रिवाइज करतो. अच्छा, नाही आता कसं आहे ना, की आता आपण या ज्या रिव्हिजन बद्दल जे बोलतोय, आता तुझं ते ठीक आहे, म्हणजे टिल नाउ इट इज ओके, दॅट इज फाईन, की इफ यू हॅव टेकन वन सब्जेक्ट, यू हॅव स्टार्टेड विथ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, suppose you have started with constitution and before 3 months of examination, this strategy is fine. म्हणजे suppose you have taken history, you have taken constitution, you have taken environment वगैरे वगैरे, so that is okay. Okay, म्हणजे तू काय केलंय की आता तू कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट घेतला आणि कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट घेऊन तू 10 दिवस वाचतोय सपोज, आणि मग तू 8 दिवस वाचला आणि 2 दिवस रिव्हिजन केली, मग तू कॉन्स्टिट्यूशनच वाचत होता, तर दॅट इज फाईन. पण हे 90 दिवसापूर्वीपर्यंत ठीक आहे. एक्झामच्या साधारणतः 90 म्हणा किंवा 60 दिवसापर्यंत ठीक आहे. कारण मग आणि ते ओके आहे. समजा हिस्ट्री घेतला, हिस्ट्री आपण आठवडाभर वाचत होतो आणि 7 दिवस वाचला आणि 8व्या दिवशी आपण त्याला रिवाइज केलं. मग आपल्याला सपोज होऊ शकतं की 2 दिवस लागतील रिव्हिजन करायला किंवा काही नोट्स काढायचे असतील. तर ही सुरुवातीपासूनची स्ट्रॅटेजी ही ओके आहे. पण आता ज्यावेळेस आपल्याला ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये ज्यावेळेस रिव्हिजन करायचं असेल, तर त्यावेळेस आपण 5-6 दिवस एकच सब्जेक्ट नाही वाचू शकत, कारण त्यावेळेस आपल्याकडे दिवस कमी आहेत. त्यावेळेसची तुमची रिव्हिजनची स्ट्रॅटेजी कशी असेल? मला ना मी मागच्या महिन्यापासून आता प्रिलिम्स मला सुरुवातीपासून सुरू करायला लागेल सर. म्हणजे मी मेन्सचा करत होता? हा सर, मी मार्च 20 पर्यंत प्रिलिम्सचा करत होतो, जेव्हा लॉकडाऊनच्या सुरुवातीला, की 31 मे पर्यंत आपली 31 मे ला एक्झाम आहे म्हणून. नंतर मार्च महिन्यानंतर सर माझा एकदम हाफ हार्टेड अभ्यास झाला. ठीक आहे. नंतर मग मी सीएपीएफच्या इंटरव्ह्यू कडे थोडं लक्ष दिलं सर. नंतर मी मागचा महिना होता ना, त्यात मी ऑप्शनल कडे थोडं लक्ष दिलं. माझ्या काही गोष्टी बाकी होत्या त्या. आणि प्लस आता मला असं वाटतंय सर, की मी जे वाचलेलं होतं ना, ते परत मला सुरुवातीपासून वाचायला लागेल. म्हणजे वेळ जाणार नाही जास्त, थोडं त्याला आधी रिवाइज करून समोर जायला लागेल. मग तुम्ही जसं बोललात ना सर, की 21 दिवसामध्ये जे तुमचं राहिलेलं आहे ते थोडं मला ते कव्हर करायला लागेल. ओके ओके, ठीक आहे. सो त्याच्यानंतरचं जसं आता मी हा 12+7 जो सांगितलंय, तर त्याच्यामध्ये समजा किंवा तुझी स्वतःची स्ट्रॅटेजी काय होती ऑगस्ट मध्ये किंवा सप्टेंबर मध्ये, काय कसं करणार होता तू स्वतः? त्यांना काय करणार होतो की माझ्याकडे 80 दिवस मी कन्सिडर केले होते नॉर्मली. तर मी सप्टेंबर महिना आहे ना, त्या सप्टेंबर महिन्यात फक्त फुल लेंथ टेस्ट सोडवणार एवढं मी ठरवलं होतं. आणि आता मी सर विजनची टेस्ट सिरीज सोडवतो, तर त्यात मला 30 क्वेश्चन पेपरचा सेट आहे. ठीक आहे. तर आता माझे तर 15 सोडून झालेले आहेत, तर माझे रिमेनिंग 15 आहेत. तर मी ह्या 2 महिन्याच्या कालावधीत तेवढा सॉल्व्ह करून. GS1 GS2 चे आहेत का ते? नाही सर, फक्त GS1. अच्छा, फक्त GS1 चे. कॉम्प्रिहेन्सिव्ह टेस्ट आहेत, फुल लेंथ टेस्ट आहेत 100 क्वेश्चनच्या, की स्पेसिफिक टॉपिक वाईज आहेत, म्हणजे हिस्ट्रीसाठी वेगळ्या, ज्योग्राफीसाठी वेगळ्या, कसं आहे? 20 सेक्शनल आहेत आणि 10 कॉम्प्रिहेन्सिव्ह आहेत. 10 कॉम्प्रिहेन्सिव्ह. ओके, ठीक आहे. तर मी ते सप्टेंबर महिन्यासाठी त्या 10 कॉम्प्रिहेन्सिव्ह ठेवल्यात. आणि आता माझे 12 ते 13 पण 12-13 एक्झॅक्ट 12 झालेत सर. तर नंतर 12 पुढेच्या ज्या टेस्ट आहेत ते मी आता सोडवणार आहे ह्या 2 महिन्यात. आणि कसा येतोय स्कोर कसा येतोय त्या टेस्ट मध्ये? माझा पॉलिटी मध्ये चांगला स्कोर येतो. 100-110 वगैरे स्कोर येतो पॉलिटी मध्ये. किती मार्क्स पैकी? 200 पैकी? 200 मार्क्स पैकी. हा सर. पण मी ते रिडिंग करून जर न सोडवलं ना सर, तर मग त्यात कमी मार्क येतात. 70-80 पर्यंतच येतात. मी रिडिंग करूनच टेस्ट सॉल्व्ह करतो. ओके, ठीक आहे. ओके, ठीक आहे. अबोली, तुझी काय स्ट्रॅटेजी आहे रिगार्डिंग रिव्हिजन? हा सर, मी पण सेम ठरवलं होतं की 2-3 दिवस एखादी पर्टिक्युलर सब्जेक्ट किंवा टॉपिक घेऊन कव्हर करायचा, त्यानंतर टेस्ट द्यायची, असं मी आता ऑगस्ट साठी ठरवलं होतं. जुलै आणि ऑगस्ट साठी. आणि
माझा प्रॉब्लेम पण तोच येतो आहे की फुल लेंथ टेस्ट मध्ये मला फार कमी मार्क्स भेटतात कम्पेअर्ड टू जे सब्जेक्ट वाईज असतात. सब्जेक्ट वाईज मध्ये मला 80 to 100 असतातच. प्लस मी मिक्स अँड मॅच करते की विजनच्या कधी देणार, कधी शंकरच्या देणार, तर एकच टेस्ट सिरीज नाही ठेवली आहे मी. अच्छा, ओके. काही कॉम्बिनेशन. कसं होतं की काही टेस्ट सिरीज मध्ये मला चांगले मार्क्स भेटतात, त्यातही जर पर्टिक्युलर सब्जेक्टचे असतील तर चांगले मार्क्स भेटतात, पण फुल लेंथ असेल तर फार ड्रास्टिकली स्कोर रिड्यूस होतो माझा. अच्छा, म्हणजे कॉम्प्रिहेन्सिव्ह ज्या टेस्ट आहे त्याच्यामध्ये स्कोर कमी येतो. ओके. कॉम्प्रिहेन्सिव्ह टेस्ट ज्याच्यामध्ये सगळं मिक्स आहे, हिस्ट्री, जिओग्राफी ऑल. ओके. मला असं वाटत आहे की माझा रिव्हिजन पॅटर्न चुकतोय. ठीक आहे, ठीक आहे. हा, आणखी कोण कोण देते टेस्ट म्हणा किंवा व्हॉट इज स्ट्रॅटेजी? सर्वेश कावळे, सांग रे तुझी स्ट्रॅटेजी काय सध्या रिव्हिजनची? सर्वेश कावळे, हा, स्ट्रॅटेजी काय रिव्हिजनची? रीडिंग चालू आहे हिस्ट्री. आता हिस्ट्रीची रीडिंग चालू आहे, त्याच्यानंतर सर म्हणजे नोट्स काढलेले आहेत ते रीड करेल सर नेक्स्ट 2 months मध्ये. काढलेल्या आधी मी नोट्स काढल्या होत्या त्या रीड करेल आणि सोबत करंट अफेअर्स करेल सर. ओके. सगळ्या विषयांचं चालू आहे थोडं रिवाइज करणं किंवा वाचणं सगळ्या सब्जेक्टचं? थोडं चालू आहे. सिंगल रिव्हिजन झाली आहे का? सिंगल रिव्हिजन नाही सर, आता पण नाही झाली. आता करेल, आता नेक्स्ट 2 months मध्ये करेल. बरं. तुषार धोत्रे, तुषार ऑन कर रे जरा, व्हिडिओ ऑन कर. हा, काय रिव्हिजनचं काय स्टेटस आहे किंवा काय स्ट्रॅटेजी, काय सेल्फ स्ट्रॅटेजी काय तुझी? सर आता बेसिक बुक वगैरे संपलेत, स्टँडर्ड बुक पण संपलेत, पण सर नोट्स नाही काढलेल्या, ते डायरेक्ट बुक मध्येच मी हे केलंय. ठीक आहे, हरकत नाही. हा, आणि बाकीचं रिव्हिजन म्हणजे आता तुझा स्वतःचा काही प्लॅन बनवलाय तू? हो सर, ऑगस्ट, आता माझे जुलैमध्ये म्हणजे जे राहिलेलं होतं ते मी जुलैच्या एंड पर्यंत संपवणार होतो, आणि मग ऑगस्ट मध्ये प्लॅन केलेला की हिस्ट्री घ्यायचं, जिओग्राफी घ्यायचं. बरं, ठीक है, चलेल. हाँ, नाइदा क्या स्ट्रैटेजी है अभी फिलहाल रिवीजन की? हेलो नाइदा, हेलो. एनीवे, ऋतुजा, रिव्हिजनची काय स्ट्रॅटेजी आहे? सर माझं स्टँडर्ड बुक मध्ये एन्व्हायरमेंटचं बाकी आहे रिव्हिजन. तर मी NCERTची एक रिव्हिजन झाली आहे माझी करून, आणि स्टँडर्ड बुकची रिव्हिजन नाही केली आहे मी अजून, आणि सेक्शनल टेस्ट ट्राय करतेय करायचं पण नाही होत आहे. ओके, ठीक आहे. सो आता ऑगस्ट आणि याच्यावरती फोकस द्यायचा. एनिवे, चालेल. दीक्षा, तुझी काय स्ट्रॅटेजी आहे रिव्हिजनची? दीक्षा, ओके. एनिवे, ठीक आहे. आता म्हणजे तुम्ही लोक जे पण आता करता आहेत, सो हा, नाहिदा, लास्ट 2 months फॉर रिव्हिजन. ओके, ठीक है, चलो ठीक आहे नाहिदा, मेसेज मिल गया तुम्हाला. आता बघा याच्यामध्ये कसं आहे ना की last 2 months, how to concentrate and focus on last 2 months. See, whatever you are solving of question papers of different institutions, that is good thing, okay, but see why you are scoring less and you are scoring more. Why you are scoring less? Because you don't have sufficient maturity with respect to subjects, है ना. जैसे अगर हमारा स्कोर कम आता है तो हमारा स्कोर कम क्यों आता है? बिकॉज हम उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. क्वेश्चंस का फॉर्मेट होता है ना, क्वेश्चंस का फॉर्मेट होता है. जैसे क्वेश्चंस कौन से टाइप के होते हैं? कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, राइट. फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं,
है ना. अनालिटिकल, विश्लेषणात्मक ज्याला आपण म्हणतो, विश्लेषण करणारे. डिस्क्रिप्टिव्ह, ओके, त्यालाच आपण डिस्क्रिप्टिव्ह म्हणू शकतो, विश्लेषणात्मक, राइट. कंपैरेटिव एनालिसिस वाले क्वेश्चंस होते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस, ओके. इंटरलिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, इंटरलिंकिंग. ये देखो, ये सारी बातें जो है ना, ये मेरे जो वर्ड्स है ना, ये बिल्कुल ध्यान में आप रखो और इसके ऊपर आप इसमें से कौन से एरियाज में आपको प्रॉब्लम जा रही है, यू ट्राई टू आइडेंटिफाई दोज एरियाज, ओके. इंटरलिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, इंटरलिंकिंग. सो ये नॉर्मली ये जो है ना, ये हमारा फॉर्मेट हो गया. एक आते हैं कंसेप्ट्स के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन टेक एनी एग्जांपल फ्रॉम लाइक सपोज यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ मानसून, ओके. You can take example of development of a cyclone. Okay, development of a cyclone. Recently, there was a Nisarga cyclone. There was a news of Nisarga cyclone. Okay, with respect to Mumbai coast. हाँ, आता recently होता ना ते. आता हा काय झाला? Nisarga cyclone comes under current affairs of what? Geography. Nisarga cyclone comes under geography section, current affairs of geography section. But if you see cyclone, so cyclone is a static part, but it is related to development of a cyclone is related to conceptual part of geography, है ना. इसी को क्या हो गया, ये हमारा किस में आ गया, इंटरलिंकिंग में आ गया. मतलब इंटरलिंकिंग में कैसे कि हमने निसर्ग साइक्लोन को, हमें निसर्ग साइक्लोन पता है एज अ करंट अफेयर, लेकिन फिर निसर्ग साइक्लोन को हमने साइक्लोन जो प्रोसेस है या जो कंसेप्ट है उसको कोरिलेट किया, उस लिंक किया और फिर हमने उसकी प्रिपरेशन की, राइट. हमने उसकी प्रिपरेशन की. सो हो सकता है कि पॉसिबली यू कैन गेट क्वेश्चन रिलेटेड टू साइक्लोन, लेकिन व्हाई दे आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू साइक्लोन इन एग्जामिनेशन? बिकॉज ऐसे कुछ साइक्लोन्स साल भर में आए जो मेजर साइक्लोन्स थे, ओके. मेजर डिजास्टर्स हुए उस साइक्लोन्स की वजह से, हो सकता है. एंड दैट्स व्हाई दैट साइक्लोन कैन बी अ क्वेश्चन फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एट यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन. सो हमें इंटरलिंकिंग करना है, ठीक है. तो ये जो एरियाज है ना, यू नीड टू थिंक अबाउट दीज एरियाज फर्स्ट, कि कंसेप्चुअल में मैं कहाँ पे कम हूँ, मेरे कंसेप्ट कुछ गड़बड़ है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट, इकोनॉमी के कंसेप्ट, ज्योग्राफी के कंसेप्ट, है ना, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या. सो ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट वन. फैक्चुअल में जैसे अगर इफ आई आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सो मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अगर मैंने अलाउद्दीन खिलजी को फोकस the battles of the Alauddin Khilji is are true, है ना. Which of the following statements with respect to the battles during the Alauddin Khilji is are true? Number 1, 2, 3, 4. अभी ये जो बैटल वाला जो क्वेश्चन हो गया, that is a factual question, but you should have these battles on your fingertips. एक आपकी वो लेवल आनी चाहिए कि आपको अगर पूछा कि भाई एक सीक्वेंस में अलाउद्दीन खिलजी की सारी बैटल्स, उसमें जो इन्वॉल्व जो उसके जो नोबेल्स थे, जैसे जफर खान होगा, उलुग खान होगा, राइट, या फिर उसके बाद जो ये आया था उसका जो इम्पोर्टेंट पर्सन था हजार दिनारी. हजार दिनारी किसका टाइटल था? हजार दिनारी स्लेव था. हाँ, किसका टाइटल था? व्हाट वाज हिज नेम? हजार दिनारी वाज द टाइटल ऑफ हुम? हाँ बोली शुभम, सांग. हजार दिनारी वाज द टाइटल ऑफ हुम? इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन. इट्स अ वेरी फेमस यार, इट्स अ वेरी फेमस. हाँ बोली. Malik Kafur. Okay, so Hazar Dinari was a title of Malik Kafur, and Malik Kafur was a person
who was responsible for the expansion of the territory of Alauddin Khilji towards south, southern India तक उसने ये किया था. अभी 1000 दिनारी तो पता ही होना चाहिए, ठीक है. सो एनीवे, मतलब मी काय म्हणतोय की हे जे फॅक्च्युअल जी इन्फॉर्मेशन आहे रिलेटेड टू, सपोज आता जॉग्राफीचा एखादा विंड घ्या तुम्ही, विंड है ना, विंड. आता समजा विंड्स आहेत, करंट्स आहेत, वेगवेगळ्या ठिकाणचे ट्राईब्स आहेत, वर्ल्ड ट्राईब्स आहेत, इंडियन ट्राईब्स आहेत. हे काय झालं, फॅक्च्युअल क्वेश्चन झाले. यू शुड हॅव these things on your fingertips. तुम्हाला विचारलं, you take an example of Indian Constitution, articles of the Indian Constitution. If they are now fundamental rights and directive principles, ये तो लोगों को बिल्कुल रट्टा मारे हुए रहते हैं. लेकिन उसका अगर एप्लीकेशन पार्ट पूछेंगे रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स, तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है काफी सारे स्टूडेंट्स की, ठीक है. सो देयर इज अ सेक्शन which should be on your fingertips. कुछ बातें आपको ऐसी आपकी लेवल आनी चाहिए इतना पढ़ने के बाद की आपको पूछा, आपको बिलकुल ऐसे ऐसे आना चाहिए, है की नाही. असं असं बिलकुल आलंच पाहिजे तुम्हाला. ते फॅक्च्युअल इन्फॉर्मेशन पाठ करायची, पण समजून उमजून पाठ करायची. असं नाही की इधर पाठ और उधर सपाट. ओके, सो दिस शुड नॉट बी द लाईक युअर दिस वन, ठीक आहे. पाठांतर करायचं, पण रिकॉलिंग, रिव्हिजन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. शाळेमध्ये शिकवायचे ना आपल्याला की वाचन, मनन आणि चिंतन. वाचन करणे, मनन करणे आणि चिंतन करणे. बघा, तुम्ही ज्यावेळेस जेवण करत असता, तर जेवण करताना तुम्ही तुमच्या वाचलेल्या गोष्टी रिकॉल करू शकता. जब आप सोते हो तो सोते वक्त भी आप जो भी पढ़ा है उसको रिकॉल करते करते सो जाओ, तो सबकॉन्शियस माइंड में काफी सारी बातें चली जाएंगी. जब एग्जाम के टाइम में आपको क्वेश्चन आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड बोलेगा कि इसका आंसर यही है. होते ना कभी कभी ऐसा, आपका माइंड आपको बोलता है कि अरे नहीं यही है. उस पर अगर ज्यादा आप सोचोगे तो आप गड़बड़ करते हो. जो फर्स्ट सिग्नल आता है ब्रेन से उसके ऊपर ध्यान देना और उसको बोलना कि नहीं भाई ये सही है मेरा. नहीं तो फिर उसको सोचोगे और फिर, क्योंकि ये मिस्टेक्स होती है एंड वी डिड सेम मिस्टेक, है ना. हम ज्यादा होशियारी करते थे कि चलो नहीं यार इसका आंसर, पहला सिग्नल आता था दिमाग से कि यही आंसर है, क्योंकि कभी ना कभी वो सबकॉन्शियस माइंड में वो बात चली जाती थी. लेकिन फिर थोड़ा सा होशियारी, माणूस असतो जास्त हुशार दीड छाने, अरे नहीं इसका आंसर ये नहीं, ये हो सकता है. तो फिर उसको जब सोच के, जब उसके ऊपर विचार करके ये करेंगे तो फिर गलत होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में. सो यू नीड टू फॉलो समटाइम्स सिग्नल्स ऑफ योर ब्रेन ऑल्सो, ओके. क्योंकि हमने कभी ना कभी उस बात को अच्छे से पढ़ा रहता है. होता है, हो सकता है कि आपकी रिवीजन नहीं हुई है, लेकिन आपने 4 महीने पहले, 1 साल पहले उस बात को अच्छे से पढ़ा है. सो कंसेप्ट्स, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, एनालिटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन, कंपैरेटिव एनालिसिस, दो बातों का कंपैरिजन. These kind of questions are mostly possible in history section. Comparative analysis, okay, history में possible होती है. और interlinking, interlinking में आपका Indian Constitution है, आपका economics है, okay, interlinking, even geography, environment, okay, biodiversity section, interlinking. Things are happening, climate conferences, okay, current affairs. With respect to that, you can see questions. So interlinking question and the current affairs questions. Okay. So these are certain areas on which you need to think about. You need to think about and you need to start your studies. Okay. आता याच्यापैकी तुम्हाला परत you try to identify ki where is my problem. If you are having problem with respect to concepts, so try to identify those concepts. Try to complete those concepts. आपको अगर इकोनॉमी में अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, सपोज आपको अगर कोई ये आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में काफी सारे कंसेप्ट्स होते हैं, उसमें अगर आपको इन्फ्लेशन से रिलेटेड कंसेप्ट आ गया है ना, या फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसी जो टर्मिनोलॉजीज होती है उससे रिलेटेड कोई कंसेप्ट है कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है. सपोज इन्फ्लेशन बढ़ गया तो क्या होता है ना, डिवैल्यूएशन की पॉलिसीज होती है, तो उसमें अगर डिवैल्यूएशन किया तो क्या होता है, अगर प्राइवेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होता है ना, ग्लोबलाइजेशन का भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या इम्पैक्ट हुआ, या वॉट एवर द मॉनेटरी पॉलिसीज बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज टेकिंग, सो उसका क्या इम्पैक्ट होता है. अगर हम CRR या फिर रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट, इस तरह से जितने भी कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट या टर्म्स है, उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, सपोज हमने बैंक रेट कम कर दिया तो क्या होगा, बैंक रेट बढ़ा दिया तो क्या होगा,
है ना, वगैरे वगैरे सगळ्या ह्या सगळ्या गोष्टी. सो कन्सेप्ट मध्ये कुठे प्रॉब्लेम आहे, again make a list. You are still having next 21 days. You can make a list of those things as per your subjects. You can make a separate list of geography. You can make a separate list of your constitution subject. You can make a separate list of your economy वगैरे वगैरे. आता हे तुमच्या पहिल्या 21 दिवसामध्ये तुम्हाला या एरियाज वरती कॉन्सन्ट्रेट करून त्याचा अभ्यास करायचा आहे. करंट अफेअर्स हा जो पार्ट आहे, यू कॅन कंटिन्यू टिल युअर एक्झामिनेशन. मीन्स almost you can close your preparation of current affairs 30 days before examination. म्हणजे you can study current affairs till 30 ऑगस्ट. 30 ऑगस्ट पर्यंत तुम्ही करंट अफेअर्स वाचू शकता, त्याच्यानंतर सोडून द्यायचं. सप्टेंबरचं करंट अफेअर्स वाचायची तुम्हाला गरज नाही. यू कॅन कॉन्सन्ट्रेट एंटायरली ऑन युअर स्टॅटिक पोर्शन. ओके, यू शुड नॉट गो फॉर करंट अफेयर्स. अगर आ भी गया है तो एक आधा क्वेश्चन आएगा, 2-4 क्वेश्चन तो वो पूछेंगे नहीं. ठीक आहे. न्यूज चॅनल्स वगैरे बघत राहायचं मग अशा वेळेस. जे काही महत्वाचे न्यूज चॅनल्स आहेत, हे जे बाकीचे न्यूज चॅनल्स असतात ना, ते नाही बघायचे. विच इज रिलेटेड टू समहाउ रिलेटेड टू स्टडी, सो यू कैन गो थ्रू दैट न्यूज चैनल. अभी ये जो 12 दिन का जो मैंने कंसेप्ट बताया है, हाउ टू इम्प्लीमेंट और हाउ टू वर्क ऑन दैट कंसेप्ट. ओके, आप लोगों ने खुद की एक स्ट्रैटेजी बनाई है. ओके, अभी मैं थोड़ी सी मेरी स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमारे पास सब्जेक्ट्स कितने हैं. जनरल स्टडीज 1 में हिस्ट्री एक है, ज्योग्राफी है, एनवायरमेंट प्लस बायोडाइवर्सिटी वी आर हैविंग, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी. ओके, देन entirely current affairs. Then we have general science and technology. So almost 7 सब्जेक्ट्स हो गए, मेजर सब्जेक्ट्स फर्स्ट पेपर के. करंट अफेयर्स में काफी सारी बातें आ जाती है. सेकंड जो सब्जेक्ट है उसमें आपका रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, डिसीजन मेकिंग एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन. ओके, ये हो गया. अभी सेकंड का जो टारगेट है दैट इज ओनली टू सिक्योर 33% मार्क्स. ओके, आउट ऑफ 200 मार्क्स यू नीड टू सिक्योर 33% मार्क्स. सो हम पकड़ेंगे कि 67 मार्क्स हमें चाहिए, 67 होना चाहिए. ठीक है, लेकिन टारगेट उसमें भी ये रखो कि बाबा कमीत कमी 90 मार्क्स आले पाहिजे, 90. कभी भी ऑक्सीजन पे नहीं रहने का. ठीक है, हाँ, नहीं तो फिर आप बोलोगे अरे 66च पाहिजे, मग कशाला, मग 70चं टार्गेट झालं तरी भरपूर आहे. सो डोंट डू दैट मिस्टेक. यू शुड कीप 100 एज अ टारगेट. 100 का टारगेट रखो कि मैं कितना करूंगा तो मुझे 100 मार्क्स आ सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान दो. कितने पैसेजेस करेक्टली सॉल्व करने के बाद मुझे 100 मार्क्स आ सकते हैं. मैथ्स के या फिर रीजनिंग के किस पोर्शन को अगर मैं अच्छा करूं और उसके ऊपर अगर मार्क्स बनते हैं मेरे, तो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद मेरा स्कोर आ जाएगा 100 तक, उसके ऊपर ध्यान दो. ओके, अवॉइड करो जो बहुत ही अननेसेसरी चीजें हैं सेकंड पेपर में, उसको थोड़ा सा अवॉइड कर लेना. और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि मोर यू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ सेकंड पेपर, यू विल गेट कॉन्फिडेंस. ओके, आप जैसे सेकंड पेपर के अगर आपने 10 टेस्ट अगर फुल लेंथ अगर सॉल्व की है और उसमें अगर आपका एवरेज अगर स्कोर 90 प्लस अगर आ रहा है, थोड़ी सी टेस्ट लेकिन स्टैंडर्ड होनी चाहिए. अभी क्या है ना कि सब स्टैंडर्ड टेस्ट भी काफी सारी होती है. मेनी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस और मेनी देयर आर ऑनलाइन, देयर आर सो मेनी टेस्ट अवेलेबल. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि विच इज स्टैंडर्ड वन एंड विच इज सब स्टैंडर्ड वन. नहीं तो फिर आपको 200 में से आ जाएंगे बिल्कुल 150 मार्क्स और आप बोलोगे नहीं नहीं मेरा तो बहुत ही अच्छा है. वो 10-12 लेवल के आपको कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज दे देंगे और आपको उसमें कीवर्ड्स मिल जाएंगे, तो आपका 150 स्कोर आ जाएगा. सो ये मत समझ लेना कि आप कंफर्ट जोन में हो और आपका हो जाएगा. ओके, बिकॉज सीसैट में कॉम्प्रिहेंशन की डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होती है, उसमें आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए. ओके, सो नाउ आई एम जस्ट कीपिंग असाइड दिस थिंग. सो 10 कोई भी स्टैंडर्ड टेस्ट आप सॉल्व करो, उसमें अगर आपका ऑन एवरेज 90 प्लस स्कोर आ रहा है तो यू आर कंफर्टेबल इन सेकंड पेपर. ठीक है, नाउ अभी इसमें देखो मैंने 7 सब्जेक्ट्स बताए. अभी इसमें करंट अफेयर्स इज वेरी डिफिकल्ट, sorry, not difficult as such, but it's a like diversified area. Okay, it is not like a single thing is there in current affairs. Okay, sometimes you can get questions related to the national developments or the national issues. Sometimes you can get questions related to the international issues, international relations, culture,
Okay, polity, economy, and it is more or it is like correlated to so many different subjects also. Like current affairs मध्ये मग तुमचं कॉन्स्टिट्यूशनल अफेअर्स पण आलं, इकॉनॉमिक अफेअर्स पण आलं, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पण आलं, वगैरे वगैरे. ठीक आहे, तर त्या पण त्याच्यामध्ये इन्क्लुडेड आहेत. आता तुमच्या या 12 दिवसामध्ये काय कशा पद्धतीने तुम्ही रिव्हिजन करायचं? बघा, रिव्हिजन मध्ये तुम्हाला जनरल स्टडीज मध्ये तुम्हाला हे 7ही टॉपिक्स कव्हर करायचे हे लक्षात घ्यायचं. आणि मग त्या 7ही टॉपिक्सला कसं कव्हर करायचं 12 दिवसांमध्ये. आता 7 टॉपिक्स म्हटलं किंवा आपण समजा 8 टॉपिक्स पकडूया. 8 टॉपिक्स आपण 8 सब्जेक्ट्स पकडले आणि आपल्याकडे 12 दिवस आहे. नॉर्मली आपण एका टॉपिकला है ना, नॉर्मली आपण 2 टॉपिक्स जर पकडले, 2 टॉपिक्स म्हणजे आपल्याकडे आता 12 दिवस आहे. 12 दिवस आहे साधारणतः जर आपण 2 टॉपिक्स जर एका दिवशी पकडले, ठीक आहे, तर आपल्याला 2-2 दिवस मिळतात. म्हणजे 2 दिवस 2 दिवस 2 दिवस असं म्हणजे 6 आहे ना. 2 टॉपिक्सला सॉरी या एका टॉपिक्सला 2-2 दिवस मिळतात आपल्याला. 1 टॉपिक अँड 2 days. ओके, यू आर गेटिंग 2 days फॉर 1 टॉपिक. 2 दिवस एका टॉपिकला. आता समजा आपण हिस्ट्री घेतला, हिस्ट्रीला तुम्हाला 12 दिवसामध्ये 2 दिवस मिळतील. ठीक आहे. तुम्ही जॉग्राफी प्लस एन्व्हायरमेंट आणि बायोडायव्हर्सिटी एकत्र केला तर त्याला तुम्हाला 2 दिवस मिळतील. ठीक आहे. तुम्ही कॉन्स्टिट्यूशनला अख्खं घेतलं 2 दिवस मिळतील. तुम्ही इकॉनॉमिकला अख्खं घेतलं तुम्हाला 2 दिवस मिळतील. आणि तुम्ही जनरल सायन्सला तुम्ही हे घेतलं, सो हा हिस्ट्री एक झाला 1 टॉपिक, ज्योग्राफी प्लस बायोडायव्हर्सिटी एन्व्हायरमेंट अनदर टॉपिक, 2nd टॉपिक, 3rd is your constitution, 4th is your economy, okay, 5th is your general science, okay, general science, and 6th is your current affairs, okay, current affairs. So या 12 दिवसामध्ये 2-2 दिवस देऊन तुम्ही प्रत्येक टॉपिकला 2-2 दिवस तुम्ही देऊन तुम्ही या पद्धतीने प्रिपरेशन करू शकता. म्हणजे ही झाली तुमची पहिली स्टेप. ओके, पहिल्या स्टेप मध्ये तुम्ही असं करू शकता. ओके, आता याच्यामध्ये 2-2 दिवस कसं करायचं आणि 2-2 दिवस खरंच होणार का? आता 2-2 दिवस खरंच होणार का हे तेव्हाच पॉसिबल आहे जेव्हा तुम्ही आधी वर्षभर चांगला अभ्यास केलेला आहे तेव्हा. ओके, कारण बघा, UPSC इज अ एक्झामिनेशन वेअर द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर इज युअर टाइम मॅनेजमेंट, where the most important factor is reading and getting the direction of your question. Whatever question you are reading, you need to understand that question very fast. Interpretation, understanding of the question, and that's why you need to focus on that huge subject, and you need to try to understand or try to revise that subject in a short period. उससे क्या होता है कि आपका फास्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फास्ट इंटरप्रिटेशन और फास्ट अंडरस्टैंडिंग जो है बढ़ जाता है. मतलब पहले हिस्ट्री आप 1-1 महीना पढ़ते थे, फिर उसके बाद आप हिस्ट्री को 15 दिन पढ़ने लगे थे, फिर आपने हिस्ट्री का रिवीजन 10 दिन किया था, लेकिन अभी आपको हिस्ट्री का रिवीजन केवल 2 दिन में करना है ना. जब हमने शुरुआत की थी पढ़ने के लिए, when you started history as a subject, when you started geography as a subject, तो आपको हिस्ट्री समझने के लिए ही वो आपको एक छोटी सी एनसीईआरटी कवर करने के लिए ही आपको कितना सारा टाइम लगता था. लेकिन अभी हम एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको अभी जो रिवीजन करना है वो 2 दिन में केवल करना है. 2 दिन में केवल करना है. क्यों करनी है? क्योंकि उससे मुझे मेरा फास्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकता है. ओके, मेरा फास्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकता है, मेरा जजमेंट डेवलप हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन केस अगर आपको इसमें डिफिकल्टी लगती है तो फिर आप अपने दिन जो है वो बढ़ा सकते हो. दिन आप बढ़ा सकते हो, मतलब आप हर टॉपिक में 1-1 दिन और ऐड कर सकते हो. तो अगर 6 टॉपिक में मैंने 1-1 दिन और ऐड किया तो मेरे पास कितने दिन बचेंगे, कितने दिन आएंगे मेरे पास? 18 डेज. तो ये जो 12-12 दिन की जो स्ट्रैटेजी है या 12-12-7 का जो प्लान है, मैं कितने दिन में रिवाइज कर सकता हूं? 18 डेज प्लस 12 दिन.
30 के हिसाब से अगर मैं बात करूंगा तो 18 डेज प्लस 12 डेज। अभी 3 दिन में एक सब्जेक्ट को रिवाइज करना ये वो बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है एज सच। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो 3 दिन में एक सब्जेक्ट को, जो भी आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी है, जो भी आपने बेसिक बुक्स पढ़ी है, उसको रिवाइज करना बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। सो 2 फार्मूले मैं बताता हूं आपको विथ रिस्पेक्ट टू योर अगस्त प्रिपरेशन। एक तो आप फॉलो करो 12 दिन का पैटर्न 6 सब्जेक्ट्स के लिए, फिर से आपका 12 दिन का पैटर्न और फिर 7 दिन का पैटर्न, ठीक है। इस तरह से मतलब फिर आपको क्या करना है कि लास्ट 7 डेज में पहले 12-12 दिन में आप 2-2 दिन में आपको सब कवर करना है एवरीथिंग, और लास्ट 7 डेज में फिर आपको ओवरऑल फिर आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स का रिवीजन करो, एक दिन में 2 सब्जेक्ट का। जैसे हिस्ट्री लिया तो हिस्ट्री के साथ जो मोस्टली जो कंपैटिबल सब्जेक्ट है दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्ट्री के साथ जो मोस्ट कंपैटिबल सेक्शन है दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आप सेकंड दिन जो है पूरा वो ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी को दो। तीसरा दिन जो है वो आप इकोनॉमी को दो। जनरल साइंस को चौथा दिन दो। करंट अफेयर्स को आप 5वां दिन दो, ठीक है। आप पूरा आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या सीसैट को आप 1 या 2 दिन दे सकते हो। सो लाइक दैट यू कैन फिनिश योर थर्ड रिवीजन इन लास्ट 7 डेज। अदरवाइज व्हाट एल्स यू कैन डू, 18 दिन की एक पूरी अच्छे से रिवीजन कर लो। 18 डेज की पूरी अच्छे से रिवीजन कर लो, है ना। अगस्त में 18 डेज की रिवीजन करो, ठीक है। और फिर उसके बाद आप सेकंड रिवीजन जो रहेंगी, सेकंड रिवीजन आपकी, जैसे हमारे पास अभी 12 दिन है, 12 दिन 12 डेज, वी आर हैविंग 12 डेज, ठीक है। 18 दिन की आपने एक पूरी बहुत हेल्दी रिवीजन कर ली। उसमें आपने क्या किया कि एक सब्जेक्ट को आपने 3-3 दिन दिए, ठीक है। अभी आपके पास 12 दिन है, तो 12 दिन में से आपको क्या करना है कि फिर से 3 दिन जो है वो आपके सीसैट के लिए देना है। तो फिर आपके पास 9 से 10 दिन बच जाते हैं। उसमें से भी आप क्या करो कि 2 दिन जो है पूरे के पूरे 2 दिन जो है, 2 दिन में आपको 2 टेस्ट देनी है, फुल डे टेस्ट देनी है, फुल डे। 2 दिन आपको एट द एंड में देनी है वो भी, ओके, एट द एंड में। सो पूरी 2 टेस्ट देनी है। 2 टेस्ट आपको, सपोज हमारे पास अभी 31 अगस्त है, सो 30 और 31 अगस्त जो है वो आप फुल लेंथ टेस्ट को दो। जनरल स्टडीज 1 पूरा, जनरल स्टडीज 2 पूरा, GS 1 GS 2। तो हमारी अगस्त में हमारी कम से कम कितनी टेस्ट हो जाती है, फुल लेंथ में 2 टेस्ट हो जाती है, 2 टेस्ट, ठीक है। सो ये कम से कम 2 टेस्ट दे सकते हो या फिर 3 टेस्ट भी दे सकते हो। सो पहला हो गया कि 18 दिन का एक फुल पैकेज, फिर उसमें से 3 डेज यू कैन गिव फॉर योर सीसैट प्रिपरेशन, फिर उसमें से आप 2 डेज जो है आपके फुल टेस्ट को, और बचे हुए जो 7 दिन रहेंगे दो दिन में आप कवर कर सकते हो। बट ट्राई टू फिनिश योर टारगेट्स विद इन प्रॉपर टाइम फ्रेम। किसी का रिवीजन 18 दिन के बजाय 15 में भी हो सकता है, सो कम ज्यादा दिन लग सकते हैं, है ना। किसी का रिवीजन 18 डेज के बजाय 15 में भी हो सकता है, किसी को 18 डेज भी लग सकते हैं। बट ट्राई टू लाइक स्टिक टू योर दैट पर्टिकुलर टारगेट, ओके। ऐसा नहीं कि फिर अरे नहीं मेरा पहला ही रिवीजन होने के लिए फिर पूरा अगस्त चला जाएगा, सो दिस इज नॉट गुड थिंग, ओके। एटलीस्ट यू ट्राई टू फिनिश, यू ट्राई टू have your 2 healthy revisions in the month of August। 2 कम से कम रिविजन्स आपकी हेल्दी रिविजन्स, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्दी रिविजन्स, ठीक है। ये हो गया हमारा अगस्त का शेड्यूल। अभी इसी फॉर्मूले के हिसाब से हमें सितंबर में क्या करना है। सितंबर में क्या करना है हमें कि जैसे अभी हमें टेस्ट के ऊपर ध्यान देना है, टेस्ट के ऊपर भी। सो आपने पहले काफी सारी टेस्ट सॉल्व की है। Those who are associated with coaching classes, so mostly in coaching classes organized test काफी पहले हो जाती है, काफी सारी टेस्ट। लेकिन अभी
आप लोग एंड तक टेस्ट मत देना, एंड तक आपको टेस्ट नहीं देनी है. You identify specific days for the test, and you can you can solve at least means in these 2 months, okay, August and September, you can solve at least your 5 to 6 tests. So 5 to 6 tests within these 2 months, that are more than sufficient, because previously you have solved so many tests. General studies 1 भी आपने solve किया है, general studies 2 भी आपने solve किया है. सो आपकी जो प्रीवियस टेस्ट जो होती है वो आपके काम में आती है. लास्ट इसमें बहुत सारी टेस्ट सॉल्व मत करो टिल एग्जाम तक. मतलब अगर आप टिल एंड तक, जैसे अभी 4 तारीख को आपका पेपर है और फिर आप 1 तारीख को भी पेपर सॉल्व कर रहे हो, टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है. इसका क्या होता है ना कि अगर कभी कभी अगर हमें 10 दिन पहले अगर हम टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं और फिर उसमें अगर हमारा स्कोर अगर अच्छा नहीं आता है, so it can pose a negative impact on your mentality. Okay, so this happens with many of the students. और फिर negatively, अरे माझा तो स्कोरेज इतना ही है, मेरा तो स्कोर कम आ रहा है ना. तो because whatever test you are giving, that are not test of UPSC, that are test of some coaching classes, right? That are some kind of online test. So the standard of the UPSC and the standard of the that thing is different. Okay. Sometimes you can get that, you can see that UPSC paper is quite easy, but the test of the academies that are difficult, right? हाँ, वो difficult होती है. So UPSC में काफी मतलब ये मत समझना कि टेस्ट में बुरा परफॉर्मेंस है तो मैं क्वालिफाई नहीं करूंगा. देखो, we were also associated with some institutions when we started preparation, but we were not very much like indulged into this giving test. अभी तो काफी सारा ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन काफी टेस्ट आती है. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है पता है क्या क्वालिफाई होने के लिए? उस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कितनी अथॉरिटी है, कितनी प्रैक्टिकल अथॉरिटी है, और आपका प्रैक्टिकल अप्रोच कितना अच्छा है. एक सैचुरेशन लेवल आती है पढ़ाई की. वो सैचुरेशन लेवल ऐसी होती है कि आपने सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ रिवाइज किया है, बस आपको एग्जाम में जाके बैठना है. लड़ाई ऐसी होनी चाहिए कि भाई वार कहीं से भी हो, आपने उसको आगे वाले को डिफीट करना चाहिए, तो ही आप अच्छे फाइटर हो. ठीक है, मतलब आपके अराउंड में 10 भी आ गए आपके अपोनेंट्स, तो भी आपको उसमें से निकलना है. सो दैट शुड बी योर स्पिरिट एंड दैट शुड बी योर प्रिपरेशन, राइट? सो ये यूपीएससी में वैसा ही है कि आपको क्वेश्चन कैसे भी आओ, भले ही आपने एक भी टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं, स्टिल यू कैन क्वालिफाई योर एग्जामिनेशन, है ना. लेकिन अभी क्या हो गया कि ये काफी सारे ट्रेंड्स आ गए कि इतनी टेस्ट दो, उतनी टेस्ट दो, इसका टेस्ट दो, उसका टेस्ट दो, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट. सो केवल या कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं कि गाइड उठा लेते हैं और गाइड ही पढ़ते रहते हैं. कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं कि दे जस्ट गो थ्रू टेस्ट पेपर्स, क्वेश्चन लास्ट 10 years 15 years क्वेश्चन पेपर्स ही देखते हैं और उसको रट्टा मारते हैं. उनको लगता है कि भाई दिस इज द ओनली वे ऑफ प्रिपरेशन. Okay, so there are many misconceptions and misguidance also related to this preparation. So this should not be there. Okay, you should not do like this. Okay, so हमें इस तरह से नहीं करना है. So हमारा अगस्त का हो गया. अगस्त की अगर हमने अच्छे से रिवीजन की है, सो सेकंड हमारा आता है सितंबर. अभी सितंबर में मैंने जैसे बताया था कि 10 दिन, लेकिन ये 10 दिन जो है इसमें आपको जैसे जैसे आपके सितंबर में आपको 4 संडेज मिलते हैं नॉर्मली, 6 सितंबर, 13, 20 एंड 27 सितंबर. तो ये जो है ना, ये आप स्पेसिफिकली यू कीप ऑल दीज 4 संडेज फॉर योर टेस्ट. संडेज जो है वो आप टेस्ट को दो. मतलब 2 टेस्ट हमने अगस्त में दे दी और 4 टेस्ट जो है बिफोर एग्जामिनेशन. सो आप इसको ये कर सकते हो, या इवन जुलाई में भी आप टेस्ट दे सकते हो. तो जुलाई में अगर आपको टेस्ट देनी है तो नेक्स्ट जो संडे है 19 जुलाई, तब से आप टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो. 19 जुलाई, 26 जुलाई ये आपको टेस्ट देने के लिए मिल जाते हैं. ठीक है, सो अगर आपने जुलाई में 2 टेस्ट दी, अगस्त में आपने लास्ट में 30-31 अगस्त को 2 टेस्ट दी, ओके, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे आपकी, और आप सितंबर की 6 सितंबर, 13 सितंबर और 20 सितंबर की 3 टेस्ट दे सकते हो. तो 6 to 7 टेस्ट आपकी हो जाएंगी, विच इज मोर देन सफिशिएंट.
27 की टेस्ट आप कैंसिल भी कर सकते हो, आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो जैसे हमने अगर 3 दिन अगर इसमें से माइनस कर लिए सितंबर के इसमें, क्योंकि बिकॉज इन सितंबर यू आर गेटिंग 30 डेज, सो हमारे पास टोटल 27 डेज मिल रहे हैं रिवीजन के लिए। अभी इस 27 डेज में फिर से आप इसको जो बाइफरकेशन जो है, सो इसको आप ऑलमोस्ट 8 प्लस 8, 8 दिन 8 दिन और 8 दिन, अतिरिक्त 24 और प्लस 3 दिन जो है उसको रिजर्व में रखो आप। ओके, मैंने पहले 10 दिन का बताया था, लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा ये करते हैं इसमें। सो 3 दिन आप रिजर्व में रखो, रिजर्व में, ठीक है, या कुछ जो कुछ भी बचा रहेगा उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। सो अगर अगस्त की स्ट्रेटेजी में आप सक्सेसफुल होते हो तो आप ये 8 दिन की जो रिवीजन है वो अच्छे से कर पाओगे। फिर उसमें आपको किस तरह से मैनेज करना है, मतलब सपोज यू कैन टेक दैट, आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक लिया, एक दिन में आपको बिल्कुल उसको आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ के आपने उसको खत्म कर दिया मतलब आप रिवाइज कर रहे हो। अभी आपको पढ़ना नहीं है, आपको रिवाइज करना है। सो रिवीजन में मैंने वही कहा है कि अगर आपकी मैच्योरिटी लेवल अच्छी है, आपको काफी सारी बातें समझ में आ रही है, तो आप उसको फास्ट फिनिश कर सकते हो, ठीक है। सो आप ये 8 दिन में फिनिश करो, पहला टारगेट, दूसरे 8 दिन में और तीसरे 8 दिन में। अगर इसमें भी अगर आपको ऐसा होता है कि आपका रिवीजन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा फिर से एक दिन में मेरे 2 सब्जेक्ट्स नहीं हो रहे, तो फिर से आप एक सब्जेक्ट को 2 दिन दे सकते हो। उसके हिसाब से फिर से आपका यहाँ पे फॉर्मूला 12 दिन का हो सकता है, ओके। और आप इसमें 12 प्लस 12 दिन के फॉर्मूला जो है 12 प्लस 12 डेज का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, और 12 दिन की एक रिवीजन, दूसरे 12 दिन की दूसरी रिवीजन, फिर से आपके पास 24 प्लस 6 डेज बाकी रहते हैं। उसमें से आपके 3 दिन जो है वो टेस्ट में जाएंगे, 3 दिन फिर से आपके रिजर्व में रहेंगे। तो सपोज आपकी अगस्त की 2 टेस्ट हेल्दी हुई थी, ठीक है, यहाँ पे आपकी 2 टेस्ट हो जाएंगी अच्छे से, और लास्ट जो 6 डेज रहेंगे, लास्ट 6 डेज उसमें से भी 3 दिन टेस्ट के और 3 दिन रिजर्व। तो ये 3 दिन जो आपके पास बचते हैं अगस्त के, और जो नेक्स्ट 3 डेज रहेंगे अक्टूबर के, उसमें आपको लास्ट रिवीजन करनी है। जो लास्ट रिवीजन रहेंगी उसमें आपको इस समय आपकी मैच्योरिटी लेवल इतनी डेवलप होनी चाहिए कि आपको पढ़ना कुछ भी नहीं है, केवल देखना है, केवल रिकॉल करना है, केवल थिंकिंग करना है, केवल इंटरलिंकिंग करना है, ओके। और काफी सारी जो चीजें हैं, जैसे आपके घर में अगर कोई फ्रेंड है, या फिर सॉरी आपके कोई सपोज आपके घर के मेंबर्स है, उनसे बोलो कि आपका रिवीजन ले, उनको थोड़ा सा इन्वॉल्व करो। अगर आप ये 2 महीने में ऐसे घर के किसी व्यक्ति को अगर उसमें इन्वॉल्व कर सकते हो 1 घंटे के लिए, है ना, कि चलो आप अपने मम्मी को इन्वॉल्व कर सकते हो, उनको बुक दे देना कि क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस मुझे जस्ट पूछते जा। या फिर इफ यू आर हैविंग फ्रेंड्स, अगर आप कहीं बाहर प्रिपरेशन कर रहे हो एंड यू आर हैविंग योर रूम पार्टनर्स, बातचीत करो। लास्ट 6 डेज जो है ना, वो आपका प्रिपरेशन, it should be in a relaxed manner, okay, it should be not under any kind of a pressure, try to relax yourself। ये 5वीं या 6वीं जो भी आपकी प्रिपरेशन रहेंगी, रिवीजन रहेंगी, यह एकदम से रिलैक्स होनी चाहिए। इसमें आपको कोई भी लाइक टेंशन काइंड ऑफ थिंग, प्रेशर काइंड ऑफ थिंग वो नहीं होना चाहिए। और आप बात करो, आप इन्वॉल्व करो, किसी को बोलो कि वो आपका थोड़ा सा रिवीजन ले, क्वेश्चंस पूछे। जैसे खाना खाते वक्त आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर बात कर सपोज रूम पार्टनर हो, आप 2 रूम पार्टनर्स है, तो खाना खाते खाते आप लोग डिस्कशन कर सकते हो, एक दूसरे के साथ क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। या नहीं है, रूम पार्टनर्स नहीं है, तो घर वालों को आप बोल सकते हो कि चल 1 घंटा रोज शाम में मेरी रिवीजन लेते जा, 1 घंटा मुझे क्वेश्चंस पूछते जा,
ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछने को बोलो, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछने को बोलो, व्हाटएवर, लेकिन वो तुम्हें देना है, थोड़ा सा उनको इन्वॉल्व करना है। उससे क्या होता है ना कि केवल पढ़ते 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 रहने से क्या होता है ना कि sometimes you feel boring, okay, and sometimes you feel exhausted also. So this kind of interaction is also important, okay. So this is somehow a strategy for these next 85 days, where you can focus on your priority areas for the first 21 days. Next, August, you can implement for your 3 revisions, or August you can utilize for your at least 2 good revisions, exhaustive revisions. And third month again you can have 3 revisions, okay, 3 revisions or at least 2 revisions. Keep in mind, these 5 revisions will give you a chance to appear for mains examination. अगर आपने साल भर में अच्छी पढ़ाई की है तो अभी आपको ऑर्गेनाइज पढ़ाई करनी है. why we are like why we are taking 2 days in 1 day, or why we are now giving only 2 days or 3 days for one subject? Because now it's not our target to finish NCERT, it's not our target to finish standard books. Now our target is to revise whatever we have done for the entire year. हम लोगों ने जो भी साल भर में किया है, अभी उन सारे चीजों को हमें रिवाइज करना है. आपकी अगर रिवीजन नहीं होती है ना प्रॉपरली, तो आप लोगों का क्वालिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है. आप कितने भी टेस्ट सॉल्व कर लो, ओके. I have examples of so many students. मेरे पास काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो काफी सारे टेस्ट, अभी जितने भी आपने नाम लिए ऐसे काफी सारे टेस्ट सॉल्व करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते रहते हैं मुझे. एंड देयर प्रॉब्लम इज दैट कि दे सॉल्व लाइक thousands of questions, but at the time of examination they fail to correct even 40 questions out of these 100 questions, okay. क्योंकि टेस्ट या फिर इस एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना है तो आपकी जब तक वो एक प्रिपरेशन की सैचुरेशन लेवल और हर सब्जेक्ट को समझने की मैच्योरिटी लेवल डेवलप नहीं होती, तब तक आप लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते. सेकंड थिंग, आप लोगों को किसी भी चीज को स्किप नहीं करना है. एज सच यू शुड नॉट स्किप, लाइक इफ यू आर नॉट फीलिंग, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन साइंस सेक्शन और आपने कहा कि नहीं यार मैं साइंस पूरा का पूरा स्किप कर दूंगा, so it should not be like that. At least try to identify the priority areas of the science section. जैसे अभी कोरोना आया है, so कोरोना आया है तो वायरस आया है, अभी तो वायरस है तो फिर all kind of diseases, okay, all kind of diseases, so you should do with all kind of diseases. जितने भी diseases है उसको आप समझने की कोशिश करो, है ना. उस पे एक क्वेश्चन हो सकता है आएगा, ओके. जैसे अभी we were having a lockdown, okay, we are facing lockdown and it posing an impact on our economy. So like a financial emergency, that can be a question. Polity में जो financial emergency का article है, कौन से situations में वो आता है, that can be a question. You can get like rates are increasing, है ना, commodity rates of the commodity that is increasing, so this is the situation of inflation, so you can get questions related to inflation. Entire world is under like danger zone, okay. So the world economy, you can get questions related to world economy. You can get questions related to those dialogues between different countries in this corona emergency. So corona तो ऐसा एक मतलब corona is like such a topic कि where you can get multiple dimension questions. Recently हमारा like Indo-China crisis चल रहे हैं. Indo-China crisis, we were having like territorial crisis, we were having border crisis, okay. So with respect to that also you can get questions. ये थोड़ा सा current affairs national और international issues में हो गया, ठीक है. So आपको अगर कुछ difficult लग रहा है साइंस में, हिस्ट्री में medieval difficult लग रहा है, फिर ancient difficult लग रहा है, और आपकी ऐसी इच्छा हुई कि नहीं मैं पूरा ancient में skip कर दूंगा, और ऐसा हो गया कि ancient में ही 4 questions पूछ लिए,
and you are knowing answer of one question, okay, so you are losing answer of 3 questions, okay, you are losing 3 questions जो comparatively simple थे. अगर कुछ किया होता उसमें से तो आपको शायद आ सकते थे, okay, लेकिन आपने नहीं किया क्योंकि आपको बोर लग रहा था या डिफिकल्ट लग रहा था. So don't do that mistake, okay. अगर आप नए हो तो फिर तो आपके लिए कोई ये नहीं है, मतलब those who just started this preparation, so they need a major time, they need more time, they need to first finish their basic syllabus and then standard वगैरह वगैरह. But still I am my suggestion for those students who are new, जो लोग पूरी तरह से नए हैं, उनके लिए मैं ये बात कहूंगा कि उन्होंने भी अभी उनके पास जितने भी रिसोर्सेस है, जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटीज होगा या फिर लास्ट क्वेश्चन पेपर्स होंगे, प्रीलिम्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स होंगे, और कुछ अगर बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स होंगे जैसे एम लक्ष्मीकांत है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, या फिर जीसी लियोंग की आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट ऑफ ज्योग्राफी है वो किताब, एटलस का प्रैक्टिस ओरिएंट ब्लैकसॉन या फिर ऑक्सफोर्ड एटलस है, तो उसके ऊपर जो भी मैप्स है इंडिया मैप्स विथ रेस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स उसको कोरिलेट करके, तो ये सारी चीजें कीजिए. ग्रोवर की बुक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, ओके, या फिर अहर की बुक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, ओके, बिपिन चंद्रा है फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट की. सो ऐसी जो मेजर जो बुक्स है उसको फास्ट अंडरस्टैंड करने की या फिर फास्ट उसको स्पीड अप करने का थोड़ी सी कोशिश कीजिए, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. those who started their preparation just in 2020 जनवरी फरवरी में जिन्होंने स्टार्ट किया है, ओके. सो ये थोड़ा सा ओवरऑल रहेगा. और जो लोग अभी 2019 से कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे नीड टू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी, ओके. एज पर माय एक्सपीरियंस दिस इज लाइक अ विनिंग स्ट्रेटेजी. अगर आपने इसके पहले अच्छे से मेहनत ली है तो अभी 85 डेज में और अच्छे से मेहनत लो. अगर आप 6 घंटे प्रिपरेशन करते हो तो उसको 12 घंटे कैसा करना है इसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है. डोंट गिव एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस, बिकॉज एक्सक्यूज ऑप्शनल सब्जेक्ट, नो, now you don't need to touch any optional subject like that. You should stop your mains preparation. अभी जो situation है, see, you need to focus on prelims examination, because unless and until you qualify your prelims examination, you won't get any opportunity to appear for mains. आप लोग मेंस में तभी जाओगे जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे. तो अभी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं करना है, ओके, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं करना है. अभी जो भी है वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, ठीक है, क्योंकि हमें प्रीलिम्स पहले क्वालिफाई करना है. उसके बाद जैसे ही आपकी प्रीलिम्स 4 अक्टूबर को खत्म होती है तो उधर फिर 8 जनवरी को यूपीएससी की मेंस है. आप 4 अक्टूबर को खत्म होने के बाद 5 को रेस्ट लो और 6 तारीख से आपकी मेंस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. मेंस में जो प्रीलिम्स का होता है वही मैक्सिमम सिलेबस मेंस में होता है. कुछ चीजें बदल जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल योर एथिक्स पेपर इज वन थिंग, ऑप्शनल सब्जेक्ट इज अनदर थिंग. ऑप्शनल इज द मेजर contributive factor to qualify your mains examination, because out of 500 if you are scoring 300 plus marks, then that is contributing major contributing factor to qualify your like to appear for interview, okay. So optional subject is important, but you can have a calculated strategy, क्योंकि prelims का जो टेम्पो रहेगा ना वो आप मेंस में अगर कंटिन्यूशन में रखते हो विदाउट लाइक फीलिंग एग्जॉस्टिव, एक दिन केवल रेस्ट करना है, 5 को रेस्ट करके 6 को बिल्कुल तैयारी में लगना है 6 तारीख से. तो उसमें फिर आपको चैलेंजेस क्या रहेंगे, मेंस में एथिक्स का पेपर है, फिर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ओके, और फिर आपके छोटे मोटे बाकी जो कुछ इश्यूज रहेंगे वो, ओके. अदर देन दैट जैसे अभी थोड़ा सा डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह हो गया, वो ऐसे कुछ टॉपिक्स आते हैं, तो दैट इज ओनली चैलेंजेस. एंड राइटिंग प्रैक्टिस, सो दैट द टाइम विच इज अवेलेबल दैट इज सफिशिएंट, ओके. वो उसमें भी कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी से ही जाना है उसमें भी, क्योंकि आपके पास एक भी दिन ज्यादा नहीं है. अगर उसमें से आपने 15 दिन रेस्ट में ये कर दिए कि अरे मैं अभी चलो 10 दिन बहुत पढ़ाई कर ली, अभी 3-4 महीने से कंटिन्यूअसली जनवरी से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, एंड इफ यू आर थिंकिंग कि आई एम टेकिंग अ वीक रेस्ट और 10 days रेस्ट,
सो अगेन दैट इज रॉन्ग थिंग. ओके, वो 10 दिन की रेस्ट वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने पहले मेंस दी थी. ओके, दोज हु आर नोइंग हाउ टू गो फॉर मेंस एग्जामिनेशन, दोज हु आर दैट लाइक स्किल टू टैकल विद द मेंस एग्जामिनेशन, जिन्होंने 2 बार मेंस दे चुके हैं, उनके लिए ठीक है वो 8-10 दिन का रेस्ट करना. बट इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट, you should not take rest. You should continue your like preparation. Okay, so these are the things. आता याच्यामध्ये मी हे स्ट्रॅटेजी सांगितली. साधारणतः मी ऑगस्ट मध्ये मी तुम्हाला 3 रिव्हिजन्स 12+7चं सांगितलं होतं. त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला नाही शक्य झालं तर मी 18+12चं सांगितलंय. त्याच्यामध्ये पण आपण 2 टेस्ट तुम्ही मॅनेज करा तुमच्या कम्फर्टेबल नुसार. ठीक आहे. जुलै पासून तुम्ही 19 आणि 26ला टेस्ट देऊ शकता, ते मी सांगितलं तुम्हाला. सप्टेंबर मध्ये तुम्ही 2 टेस्ट देऊ शकता, ते मी सांगितलं. म्हणजे ऑल टुगेदर 5 ते 7 टेस्ट तुम्ही पुढच्या देऊ शकता. 5 to 7 टेस्ट आर मोर दॅन कम्फर्टेबल. ओके, मोर दॅन सफिशियंट. ओके, 5 ते 7 टेस्ट सफिशियंट आहेत. कारण ऑलरेडी तुम्ही तुमच्या टॉपिक वाईज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वाईज तुम्ही टेस्ट ऑलरेडी दिलेल्या आहेत. ओके, आणि कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पण तुम्ही दिलेल्या आहेत. ठीक आहे. 20 सप्टेंबर पर्यंतच टेस्ट द्या ज्या काही द्यायच्या असतील, त्याच्यानंतर टेस्ट देऊ नका. 27ची पण टेस्ट द्यायची गरज नाही. शेवटचे जे काही असेल ते फक्त रिव्हिजन अँड रिव्हिजन याच्यावरती फोकस करा. व्हॉट एव्हर आय हॅव टोल्ड यू रिलेटेड टू धिस स्ट्रॅटेजी, यू कॅन अगेन मीन्स मी ऑगस्टच्या फॉर्म्युलामध्ये 2 ऑप्शन्स दिले तुम्हाला. एक तर 12-12-7 किंवा दुसरा मी ऑप्शन जो दिलाय तुम्हाला तो तुमचा 18 दिवस आणि नंतर 12 दिवस असा ऑप्शन दिलेला आहे. ठीक आहे, 18+12चा. सप्टेंबर मध्ये पण मी तुम्हाला ऑप्शन दिलेला आहे की एक तर तुम्ही 12-12 करू शकता, 12+12+6. ओके, अदरवाईज तुम्ही त्याच्यामध्ये मग 8-8-8 आणि प्लस स्क्वेअर मध्ये 3 दिवस ठेवून करू शकता. याच्यामध्ये कमी जास्त तुमच्यानुसार होऊ शकतं. म्हणजे this is like my opinion or my strategy which I have shared with you. Now it is up to you if you are not finishing your targets. Suppose if your target is 3 days and if you required 4th day, what will happen? Every time you will require 1 more day and you will not finish your target. So sometimes the thing is that कि हमारा टारगेट तो 2 दिन का होता है, लेकिन हमें 3 या 4 दिन भी लगते हैं. सो एक बात ध्यान में रखना कि जहां पे जितना आपको 2 दिन या 3 दिन के टारगेट में अचीव हो रहा है उसको फिनिश करो और नेक्स्ट सब्जेक्ट को स्टार्ट करो. ऐसा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट्स की रिवीजन भी कभी खत्म नहीं होती. आपको लगता है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स मेंटालिटी, इट डिपेंड्स ऑन द understanding of the students, it depends on the interpretation of the student, it depends on the maturity level of the student. ये सारा जो रिवीजन का जो मामला है, ये स्टूडेंट्स की समझ कितनी है, उसके पहले के इनपुट्स कितने हैं, पहले उतने कितने अच्छी तरह से पढ़ा है, इसके ऊपर निर्भर होता है. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ यू आर नॉट गेटिंग द थिंग्स और आपको लगता है कि अरे यार 3 दिन में मेरा फिनिश नहीं हो रहा है, उस सब्जेक्ट को वहीं पे थोड़ा सा डिसकंटिन्यू करो. दूसरे 3 दिन में दूसरा सब्जेक्ट लो, वहां पे ट्राई करो कि 2-2 घंटे जो कुछ रहा है उसको एडजस्ट करके उसको मैं खत्म कर दूं. ओके, सो दिस कैन बी योर स्ट्रेटेजी. ओके, सो इस तरह से आपको थोड़ा सा मैनेज करना है. ओके, नाउ दिस इज माय पार्ट. नाउ वी कैन गो फॉर क्वेश्चंस. सो कुछ क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू दैट, सो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस related to this strategy. क्वेश्चन्स विचारा, कोणाकोणाला काही हे असतील. जे नवीन स्टुडंट्स आहेत त्यांना कदाचित हे थोडं डिफिकल्ट वाटतं असेल, कारण त्यांनी प्रिपरेशनच केलेली नाही आहे किंवा जस्ट स्टार्ट केलेले आहे. परंतु हे 85 डेजचा जो प्लॅन आहे दॅट इज स्पेसिफिकली फॉर विथ रिस्पेक्ट टू रिव्हिजन पर्पज. त्यातले फक्त 21 दिवस आपण नवीन वाचण्यासाठी देतोय. बाकीचं ज्यांना क्वालिफाय व्हायचं आहे त्यांच्यासाठी हे 85 दिवस खूप महत्वाचे आहेत आणि त्यांनी स्ट्रिक्टली या दृष्टिकोनातून रिव्हिजन करणं हे फार आवश्यक आहे. ते रिव्हिजन जोपर्यंत चांगली करणार नाही तोपर्यंत क्वालिफाय होणं हे फार डिफिकल्ट आहे. ओके,
एनी क्वेश्चन? हा रुपाली, हा बोल. हा, तुम्ही जो 2 सब्जेक्टचे सांगितलेत ना, तर मला ते कॉम्बिनेशन सांगा ना. कधी कधी म्हणजे कन्फ्युजन होते की कुठच्या सब्जेक्ट बरोबर कुठचा हे बघ, हिस्ट्री सोबत कॉन्स्टिट्यूशन वाचायचं. ठीक आहे, हिस्ट्री सोबत कॉन्स्टिट्यूशन वाचायचं. ज्योग्राफी आणि एन्व्हायरमेंट बायोडायव्हर्सिटी सोबत वाचायचं, किंवा एन्व्हायरमेंट बायोडायव्हर्सिटी आणि सायन्स असा एक सेक्शन तू करू शकते, आणि ज्योग्राफीला सेपरेट टाइम देऊ शकते. एन्व्हायरमेंट प्लस बायोडायव्हर्सिटी प्लस जनरल सायन्स, त्याच्यामध्ये फक्त बायोलॉजीचा सेक्शन आणि सायन्स टेक्नॉलॉजी असं फोकस करायचं. सायन्स टेक्नॉलॉजी मध्ये सुद्धा करंट अफेअर्स रिलेटेड इश्यूज. ओके, यू डोंट नीड टू गेट इन टू द डिटेल्स ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. Okay, you just if you are reading science and technology section, it should be current oriented. If you are reading biology section or the science section, it should be application based. म्हणजे त्याचा आता प्रेझेंट काय इम्पॉर्टन्स आहे, ओके, प्रेझेंटली त्याचा इम्पॉर्टन्स काय आहे त्याच्यावरती थोडंसं बघूनच, म्हणजे म्हणून मी म्हटलं की यू ट्राय टू आयडेंटिफाय द प्रियोरिटी लिस्ट. ओके, ट्राय टू आयडेंटिफाय द करंट अफेअर्स अँड कोरिलेट दॅट करंट अफेअर्स विथ युअर स्टॅटिक पार्ट. ओके, म्हणजे जर आता हे व्हायरस आलाय तर व्हायरस हा सायन्सचा सेक्शन झाला, करंट अफेअर्सचा सेक्शन आहे, बेसिक सायन्सशी जोडा आणि त्याच्यावरती तयारी करा. मग तुमचा फोकस एरिया काय असला पाहिजे? डिसीजेस. ठीक आहे, डिसीजेस. समजा आपण काही लॉन्च केलेलं आहे, इफ यू हॅव लॉन्च सम सॅटेलाइट्स इन रिसेंट पिरियड, इन रिसेंट 1 year, so if you have used some extra or some different technology, so try to identify which technology we have used, what are the different like dimensions, or what are the different things related to that particular technology. So if for this year science and space technology is important, so you should focus on space technology. जर आता इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचं जर महत्व वाढलेलं असेल, है की नाही, किंवा IT सेक्टरचं आता महत्व वाढलेलं आहे सध्याच्या पिरियडमध्ये, ठीक आहे, सो त्याला तुम्ही सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीमध्ये हे करा, त्याच्याशी रिलेटेड काय आहे. ठीक आहे, आता कोरोनाच्या इमर्जन्सीमध्ये परत रोबोट्स जो आहे, रोबोटिक्स जो आहे, म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वगैरे हा जो टॉपिक आहे त्याचा इम्पॉर्टन्स वाढलेला आहे. त्याला हे करा, त्याच्यावरती फोकस करा, त्याच्याशी रिलेटेड हे करा, आयडेंटिफाय करा. सो त्याच्यामुळे कसं आहे ना, की जिथे 2 सब्जेक्ट्स हे एकमेकाला थोडे कम्पॅटिबल आहेत तर त्यांना घ्यायचं सोबत. ओके, म्हणजे हिस्ट्री सोबत पॉलिटी घेऊ शकता, इकॉनॉमीला स्वतंत्र टाइम द्यावा लागेल, पण इकॉनॉमी सोबत तुम्ही, म्हणजे इकॉनॉमी आणि पॉलिटी सोबत तुम्ही करंट अफेअर्स तुमचं करू शकता. म्हणजे पॉलिटीचं करंट अफेअर्स पॉलिटीच्या वेळेस, इकॉनॉमीचं करंट अफेअर्स इकॉनॉमीच्या वेळेस, जनरल सायन्स टेक्नॉलॉजीचं करंट अफेअर्स त्याच्यासोबत होऊ शकतं. ओके, एन्व्हायरमेंट बायोडायव्हर्सिटीशी रिलेटेड खूप जास्त करंट अफेअर्स नसतं, फक्त इंटरनॅशनलच्या ऑर्गनायझेशन्स असतात, इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सेस असतात, किंवा काही नवीन जर काही लॉज आलेले असतील, ऍक्ट्स आलेले असतील, ट्रिटी झालेल्या असतील तर त्या महत्वाच्या असतात. यू नीड टू फिनिश दॅट करंट अफेअर्स विथ दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन. करंट अफेअरला वेगळा वेळ कुठे द्यावा लागतो तुम्हाला? जसं आता प्राइजेस मिळालेले आहेत, नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलचे बुक्स पब्लिश झालेले असतील, ऑथर्सचे काही सर्टन न्यूज रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ प्राइजेस. ओके, जसं मॅगेसेस अवॉर्ड असेल, नोबेल असेल, हे ते असेल, ते म्हणजे लिटरेचर असेल, एंटरटेनमेंटचं फील्ड असेल, स्पोर्ट्स असेल, पर्सनॅलिटीज असेल, इन्व्हेन्शन्स असतील, तर ते थोडंसं आपल्याला करावं लागतं. ठीक आहे, एक्स्ट्रा त्याच्यासाठी थोडासा वेगळा द्यावा लागतो. बाकी तर तुमचं नॅशनल इंटरनॅशनल इश्यूज तर ते तुम्ही रेग्युलरली वाचत आलेलेच असतात, त्याच्यामुळे करंट अफेअर्सला खूप वेगळा वेळ द्यायची गरज नाही, किंवा खूप जास्त हे करायची गरज नाही. ते तुम्ही त्या सब्जेक्टमध्ये कोरिलेट करून वाचू शकता. ओके, सो ते करा तुम्ही. आणखी काही? Any other question? Shubham, Aboli or Nupur? Bhagyashree, do you have any question? Yes, yes. Ha. मी जेव्हा करंट अफेअर्स करते ना, आय प्रिफर टू द हिंदू न्यूजपेपर इन द मॉर्निंग. आय रीड दॅट. म्हणजे जे काही मटेरियल मला त्याच्यातून मिळतं. आणि मी वीकली मॅगझिन्स असतात करंट अफेअर्सचे, वीकली अँड मंथली रिफर करते. ओनली दिस मच आय डू फॉर करंट अफेअर्स. इज इट ओके और आय डू समथिंग एल्स? अच्छा, सो म्हणजे द हिंदू न्यूजपेपर रेग्युलरली असतो तुझा, राईट? हो, द हिंदू आणि हिंदुस्तान टाइम्स. अच्छा, हिंदुस्तान टाइम्स. HT ला तू स्किप करू शकते. इफ यू आर रीडिंग रेग्युलरली द हिंदू, यू कॅन स्किप HT. ओके, यू कॅन स्किप HT. Don't read 2 newspapers, okay, because 1 newspaper is time consuming. If you are reading 1 newspaper properly, so that is a time consuming activity.
ऍटलिस्ट इट टेक 1 hour. एक तास तर घेतच असेल. त्याच्यामध्ये तू आता कसं वाचतो मला माहिती नाही, बरोबर? ओके. आणि न्यूजपेपर वाचताना 2 गोष्टी महत्वाच्या असतात. वन इज न्यूज विच इज कॉमन एव्हरीवेअर, अँड द सेकंड इज व्ह्यूज विच डिफर फ्रॉम पेपर टू पेपर. ओके. म्हणजे द हिंदू पेपरची जशी आयडिओलॉजी असेल तशी त्या आयडिओलॉजिकल इन्फ्लुएन्स मध्ये तिथे व्ह्यूज येणार एडिटोरियल पेजेस मध्ये. हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया ह्या आयडिओलॉजिकल बेस गोष्टी असतात एडिटोरियल पेज मध्ये बऱ्याचदा, कारण ओपिनियन फॉर्मेशन हा प्रकार तिथे असतो. ओके. म्हणजे सगळीकडेच नाही, जिथे काही ठिकाणी समजा आता सपोज इफ देर इज अ टॉपिक रिलेटेड टू बॉर्डर इश्यूज, सो तिथे आयडिओलॉजिकल इन्फ्लुएन्स दिसून येतो. सो तो व्ह्यूज वाला जो टॉपिक आहे तो मेन्स पॉइंट ऑफ व्ह्यूने आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे. न्यूज वाला जो टॉपिक आहे दॅट इज इम्पॉर्टंट विथ रिस्पेक्ट टू प्रिलिम्स अँड मेन्स एक्झामिनेशन. So you just try to understand news, national, international and area specific news. Okay. आणि तू त्याला तू रेग्युलरली वाच, त्याच्या नोट्स वगैरे बनव. ठीक आहे. बाकी तुझं स्टॅटिक पोर्शन बद्दल कसं आहे? स्टॅटिक पोर्शन वरती म्हणजे जसं आता हिस्ट्री, जिओग्राफी, त्याचं काय प्रिपरेशन केलंय? त्याचे मी NCERT कम्प्लीट झालेत माझे ऑल सब्जेक्ट. अँड लाईक एक अनअकॅडमी करून एक आहे ऍप आहे, त्याच्यावर कधी कधी लाईव्ह लेक्चर्स असतात फ्री वाले, ते ऐकते कधी कधी. आणि माझ्याकडे स्टँडर्डाइज जसं पॉलिटीसाठी लक्ष्मीकांत रिफर करते, लाईक दॅट काही बुक्स आहेत ते माझे. मी रीड करते, 2 reads I do and then I make my own note and revision will be that note. Do you have standard books for all subjects, like for environment, history, for suppose for ancient history, medieval history, modern history, or at least some supportive notes for ancient and medieval history and standard books for modern history? Constitution se Lakshmi, not all subjects, but I have for geography, polity, history. Which book you are referring for geography? एक आहे म्हणजे मुंबई युनिव्हर्सिटी आहे ना, कलिना युनिव्हर्सिटी, त्यांनी हॅव गिव्हन मी दिस मच स्ट्रेंथ ऑफ बुक. त्याच्यामध्ये कसं सगळे ऑल थिंग्स आर प्रेझेंट. प्रिलिमिनरी 2020 लाईक दॅट बुक नेम. तर ते NCERT पासून ते गाईड असेल, गाईड वेगवेगळ्या गाईड नाही, सगळं NCERT पण पूर्ण कव्हर आहे. आणि जे नॉर्मली आपल्याला लागतं स्टँडर्ड बुक्स आहेत ना, ते पण रेफर्ड आहे. पण पॉलिटी कसं थोडं डिफिकल्ट जातं. म्हणजे काय, दॅट इज वेदर यू आर रेफरिंग नोट्स ऑर द स्टँडर्ड बुक्स, व्हॉट एक्झॅक्टली दे हॅव प्रोव्हाइडेड? नोट्स आहेत. अच्छा. आणि त्या नोट्स कुणाच्या आहेत? मी बुक्स दाखवू का एकदा? ती एक बुक दाखवू म्हणजे तुम्हाला? हा दाखव असं दाखव. हा एक सेकंड मी आली तोपर्यंत. अबोली, एनी डाऊट, एनी क्वेश्चन? सर, इकॉनॉमिक सर्वेचा व्हॉल्यूम 2 वाचण्याची गरज आहे का? आणि एक्झॅक्टली कुठले चॅप्टर्स किंवा कशावर फोकस करायचं? इकॉनॉमिक सर्वेचा. ओके. आता त्याच्यामध्ये मला फक्त हे सांग की त्याच्यामध्ये काय इंडेक्स आहे, कारण मी ते बघितलेलं नाहीये सध्या. सो त्याच्यामध्ये काय काय आहे तुझ्याकडे इंडेक्स वरती? त्या इंडेक्स मध्ये तो इंडेक्स मला फक्त वाचून दाखव, म्हणजे मी तुला सांगतो. शुभम, काही डाऊट असतील तर विचारतोपर्यंत पटापट. सर, मी एन्शियंट मेडिवल साठी तामिळनाडू बोर्डचं ते टेक्स्टबुक रेफर करतो, तर ते सफिशियंट आहे का? अच्छा. ओके. तामिळनाडूचं का? ओके. हा सर. सगळे पोर्शन्स कव्हर झाले आहेत का त्यांच्यामध्ये? म्हणजे लाईक जसं आता प्री हिस्टॉरिक आहे, प्री हिस्ट्री आहे, इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन, बुद्धिझम, जैनिझम, मौर्याज, पोस्ट मौर्याज, गुप्ताज वगैरे झालंय सगळं कव्हर त्याच्यामध्ये? सर्व आहे सर, टॉपिक सर्व आहे. दुसरं तुझ्याकडे नोट्स असतील तुझ्या? हा सर. है ना, तुझ्या क्लासच्या नोट्स असतील, बरोबर? सर, मी क्लासच्या नोट्स रेफर नाही करत सर, मी स्टँडर्ड बुक्सच रेफर करतो, त्या वाचल्याच नाही नोट्स मी क्लासच्या. तू तर बाबा, यू आर अ स्टुडंट ऑफ टॉपमोस्ट कोचिंग इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. काही जसं इकॉनॉमीसाठी मदत घेतो, इकॉनॉमी किंवा जिओग्राफीसाठी, बाकी मी स्टँडर्ड बुक्सच वाचतो सर. बरं, ठीक आहे. सो कसं आहे की व्हॉट आय वुड सजेस्ट, तुम्हाला ना, म्हणजे जसा क्रोनिकल पब्लिकेशन, यू मस्ट हॅव हर्ड क्रोनिकल पब्लिकेशन. म्हणजे what I would suggest ki for if you don't read notes of coaching classes,
सो यू कॅन रेफर स्पेसिफिक, म्हणजे टू ले म्हणजे तुमचं बर्डन कमी करण्यासाठी क्रॉनिकल पब्लिकेशन हे एक एस्टॅब्लिश पब्लिकेशन आहे या याच्यामधलं. आणि त्यांच्या ना ते स्पेसिफिक असे एन्शियंट आणि मिडिवल साठी बुकलेट्स यायचे आधी. आता ते ओके, सो ते मिळाले तर ते घेऊ शकता. किंवा क्रॉनिकलचे स्पेशल इश्यूज येतात, क्रॉनिकलचे स्पेशल इश्यूज येतात, ते पण तुम्हाला माहिती असेल, क्रॉनिकल मॅगझिन जे आहे. सो दॅट यू कॅन रेफर. म्हणजे यू कॅन, दिस इज फॉर व्हॅल्यू एडिशन. म्हणजे if you're whatever information you are missing from your NCERTs or from your some kind of standard books, so याच्यामध्ये फॅक्च्युअल डेटा खूप दिलेला असतो, तर तो कामाचा असतो कधी कधी. सो दॅट इज फॉर व्हॅल्यू एडिशन. ठीक आहे. आणि पण मॉडर्न साठी तुम्ही ग्रोअर एक व्यवस्थित वाचा आणि एक बिपिन चंद्रा वाचा, फ्रीडम स्ट्रगल मुवमेंट ऑफ बिपिन चंद्रा, फ्रीडम स्ट्रगल मुवमेंट. किंवा राजीव अय्यरचं पुस्तक बरेच लोक रेफर करतात, पण त्याच्यासोबत तुम्ही ग्रोअर जर वाचलं तर दॅट वुड बी गुड थिंग. ओके. आणि अलीकडे काय ना की अनालिटिकल क्वेश्चन्स हिस्ट्रीमध्ये विचारल्या जातात. अनालिटिकल, नॉट एव्हरी फॅक्च्युअल, अनालिटिकल. सो आता अनालिटिकल हा पार्ट थोडासा एक्झॉस्टिव्ह होतो. मेनी ऑफ द टाइम्स स्टुडंट डोंट गेट क्वेश्चन. Those who are having history as an optional subject, so they can understand, but those who don't have that perfect understanding of that analysis, so they fail to understand that question or to qualify that question. So थोडंसं मग एक्झॉस्टिव्ह प्रिपरेशन पाहिजे त्याच्यासाठी. मग आणखी काही पुस्तकं आहेत, पण आता ती वाढत जाणार ती लिस्ट. त्याच्यामुळे स्पेसिफिकली तुम्ही क्रॉनिकलचे, एन्शियंट मेडिवलचे बुकलेट्स, ओके, आणि इकडे मॉडर्न साठी ग्रोवर प्लस बिपिन चंद्रा, दिस वन फ्रीडम स्ट्रगलचा एक. पोस्ट इंडिपेंडन्सचं पण आहे, पण तेवढं काही करायची गरज नाहीये. तुमच्या त्या बऱ्याचशा नोट्स मध्ये वगैरे तुमच्या गोष्टी कव्हर होतात. पोस्ट इंडिपेंडन्स मध्ये तुम्हाला नेमकं काय माहिती आहे का, जसं पंचशील पॅक्ट आहे. ओके, नाउ पंचशील पॅक्ट इज व्हेरी मच रिलेव्हंट विथ रिस्पेक्ट टू कमिंग एक्झामिनेशन. 1962चं जे वॉर आहे इंडो चायना, दॅट इज रिलेव्हंट. ओके, इनफॅक्ट 1965 म्हणजे टिल 1984चं जे काही हिस्ट्री असेल ना, 1964 पर्यंतचा जो हिस्ट्री आहे ना, तर तो थोडासा करून यावेळेस करताना, किंवा म्हणजे सेकंड वॉर जे झालं इंडो पाकिस्तानचं, ओके, तर ते करून जाल. थोडंसं नाम पॉलिसी वगैरे आहे, सार्क नेशन्स जे आहेत, अवर पॉलिसी टुवर्ड्स आसियान नेशन्स, आसियान, हा, तर ते थोडंसं करून जाल यावेळेस. त्याच्यावरती थोडं पॉसिबिलिटीज आहे. ठीक आहे. हा, सो झाला हिस्ट्रीचा पार्ट. हा, आणखी आपलं काय राहिलं होतं? हा, अबोली तू सांगणार होतीस मला. हा सर, स्टेट ऑफ द इकॉनॉमी, फिस्कल डेव्हलपमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर, मॉनिटरी मॅनेजमेंट अँड फायनान्शियल इंटरमिडिएशन, क्रायसिस अँड इन्फ्लेशन, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट अँड क्लायमेट चेंज, ऍग्रीकल्चर अँड फूड मॅनेजमेंट, इंडस्ट्री अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर, सर्व्हिसेस सेक्टर, सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट. आता मी तुला याच्यात कसं आहे की याचे कम्प्लीट पेजेस किती आहेत टोटल, ते जर सगळे चॅप्टर जर कन्क्लूड हे केले तर पेजेस किती आहेत टोटल? सर मी व्हॉल्यूम नाही डाउनलोड केलाय, मी विजनचे मटेरियल डाउनलोड केलं आहे, त्यांचं समरी. अच्छा, ते मटेरियल आहे का? ओके. नाही, पण ते इज दॅट बेस्ड ऑन दॅट इकॉनॉमिक सर्वे? येस. अच्छा, म्हणजे दॅट इज लाईक अ नोट्स, इट इज इन नोट फॉर्म, समरी आहे, समरी आहे ना. सो किती पेजेस असतील तरी त्याचे? तरी 35 पेजेस आहेत ना? हो. हा, आणि त्यांनी हे दिलंय का, बेसिकली टेबल्स असतात तसं दिलंय का, टॅब्युलेशन मध्ये इन्फॉर्मेशन? टेबल्स वगैरे आहे, ग्राफ्स, चार्ट्स वगैरे आहेत ना. हा, सो पूर्णच करून टाकते, म्हणजे चांगलं, त्याला खूप चांगलं रिवाइज कर त्याला. ओके, म्हणजे जो डेटाबेस आहे ना, डेटाबेस इन्फॉर्मेशन इकॉनॉमिक्स मध्ये, म्हणजे स्पेसिफिकली युपीएससी ला खूप जास्त डेटाबेस जात नाही ते, पण काही ठिकाणी जसं आता इंडस्ट्रियल सेक्टर असेल, त्याच्यामध्ये डेटा इम्पॉर्टंट असतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आता हे जे फिस्कल डेफिसिट वगैरे आहे, बजेट आहे, त्याच्यामध्ये डेटा इम्पॉर्टन्स असतो कधी कधी. काही पॉलिसीज असतील, पॉलिसीज वगैरे आहे ना, प्लान्स असतील, प्रोग्राम्स असतील, पॉलिसीज असतील, सो दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. सो ते 30-35 पेजेस म्हणजे नथिंग. म्हणजे तू सकाळी बसली तर संध्याकाळपर्यंत तू आरामात रिव्हिजन सकट फिनिश करू शकते. आणि जिथे कुठे डेटा असेल ना, तर तो डेटा खूप मायन्युटली, खूप स्पेसिफिकली त्याला तिथल्या तिथेच पाठ करून टाकायचा, रिवाइज करायचं त्याला. म्हणजे जे फिंगर टिप्स वाली जी गोष्ट बोललो ना मी, की देअर शुड बी, द थिंग्स शुड बी ऑन युअर फिंगर टिप्स, तुमच्या अशा याच्यावरती असल्या पाहिजे. सो जिथे कुठे फॅक्च्युअल इन्फॉर्मेशन आहे, सो यू ट्राय टू रिवाइज द थिंग्स सेम टाइम. 10 वेळा त्याला तिथेच रिवाइज करा.
ठीक आहे, म्हणजे त्या तुमच्या पुढे रिव्हिजन करताना तुम्हाला सोपं जाणार ते. आणि दुसरं एक सांगतो की वेनेवर यू आर रीडिंग, सो कीप ऑन रायटिंग ऑल्सो. वाचत असताना लिहिण्याची सवय ठेवत चला. गेट रफ पेजेस अँड एकीकडे तुम्ही वाचता, एकीकडे तुम्ही हात लिहिणं चालू असलं पाहिजे. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट्स अ गुड्स हॅबिट. ओके, त्याच्यामुळे काय होतं ना की ऑटोमॅटिकली तुमच्या गोष्टी लक्षात राहणं सुरू होऊन जातं. ठीक आहे, सो ते इकॉनॉमीचं तू करू शकते. अच्छा, एनी क्वेश्चन? तुषार, योगेश, सुशील, नाहिदा? करंट अफेअर्स स्टार्ट म्हणजे ऑगस्ट 2020 लास्ट आहे, पण स्टार्ट कुठनं करायचं, मे पासून की? नाही, लास्ट इयरच्या बघा, करंट अफेअर्स मध्ये कसं असतं ना, समटाइम्स यू कॅन गेट क्वेश्चन्स रिलेटेड टू 2018 ऑल्सो. Okay, sometimes you can get question related to 2019 current affairs also. Okay, specifically with respect to current affairs, what we can do ki 1 year, that is ideal one, म्हणजे एक पूर्ण वर्ष. आता करंट अफेअर तुम्हाला 30 ऑगस्ट पर्यंतच करायचं आहे. ठीक आहे, 30 ऑगस्ट पर्यंतच आता या वर्षीचं. आणि मागच्या वर्षीचं जर घेतलं तर 2018-19 मधल्या फक्त एकदा मेजर डेव्हलपमेंट अशा बघा की ज्या कंटिन्युएशन मध्ये 2019-20 मध्ये पण आहे. गेटिंग माय पॉइंट? मीन्स यू नीड टू आयडेंटिफाय दोज थिंग्स विच कंटिन्यूड इन 2019-20 ऑल्सो. म्हणजे 18-19 मध्ये घडलेल्या अशा गोष्टी लक्षात घ्या की ज्याची कंटिन्युटी 19-20 मध्ये आहे. सो तो एक पार्ट आपल्याला करंट अफेअर्स मध्ये कन्सिडर करावा लागेल. आणि 19-20 मध्ये मग जे एक्स्ट्रा आहे, जे काही रेग्युलर आहे, नॅशनल लेवलला, इंटरनॅशनल लेवलला, स्टेट लेवलच्या अशा इम्पॉर्टंट गोष्टी की ज्या तुमच्या विच पोजिंग इम्पॅक्ट ऑन द नॅशनल लेवल, इंटरनॅशनल लेवल, सो दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. ओके, सो 18-19 चे मेजर थिंग्स. ओके, आणि 19-20चं जे काही रेग्युलर आहे मंथ वाईज ते तुम्ही घ्या. ओके, टिल ऑगस्ट. हा, एनी मोर क्वेश्चन? कोणीतरी विचारलं बुक्स आणि ऍडिशनल मटेरियल्स बद्दल एकदा सांगाल. ओके, योगेश, बुक्स आणि ऍडिशनल मटेरियल कसं असते की बुक्स मध्ये स्पेसिफिकली बेसिक बुक नॉर्मली NCERTs for history, geography, constitution, economy. Normally you can get a copy of 8th standard to 12th standard. First thing you collect your this one, like last year question paper for prelims examination, for mains examination. There is a Vishal publication and you can get a copy of Vishal publication. Solved question papers, prelims and mains examination दोन्ही पण घेऊन घे. आणि ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरे बद्दल तू म्हणजे ज्यांना कोणाला डाऊट्स असतील तर ते नंतर मला कॉल करून विचारू शकतात ऑप्शनल बद्दल वगैरे. आणि प्रिलिम्स आणि मेन्सचे पहिले क्वेश्चन पेपर्स घ्यायचे, सिलेबसची एक कॉपी ठेवायची, मग सिलेबस बघायचं, क्वेश्चन पेपर्स बघायचे, आणि मग NCERTs मधून आयडेंटिफाय करायचं की विच पोर्शन इज लाईक यू नीड टू रेफर. ओके, बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड but still we go through that things, so you need to skip that portion. Okay, so त्याच्यासाठी तुला क्वेश्चन पेपर्स वगैरे बघणं थोडंसं आवश्यक आहे. स्टँडर्ड बुक्स मध्ये कसं आहे की जसं कॉन्स्टिट्यूशन साठी मोस्टली लक्ष्मीकांत वापरतात प्रिलिम्सला, प्री कम मेन्सला. DD Basu is another very standard source, but the language of the DD Basu is difficult. But in constitution section, you will not get those questions which are very much straightforward. You will, for the understanding of constitution, Lakshmikant is good, but with respect to examination, DD Basu is the best one. Getting my point? म्हणजे whatever the level of questions you are getting with respect to constitution section, so त्याची लँग्वेज ही DD Basuची असते. त्यामुळे DD Basu is the most important thing. पण तुम्हाला एकदा कन्सेप्ट कळला तर मग क्वेश्चन कसा याला तरी तुम्ही त्याला हे करू शकता. त्याच्यामुळे DD Basu घेतलंच पाहिजे असं नाहीये, पण कॉन्स्टिट्यूशनचा स्टडी हा कोरिलेटेड करायचा आहे. सो कॉन्स्टिट्यूशन घ्यायचं. ज्योग्राफीसाठी GC लिऑंगचं एक पुस्तक आहे ते तू घेऊ शकतो. ऑक्सफर्ड किंवा ओरिएंट ब्लॅकसॉनचं ॲटलस आहे ते घेऊ शकतो. इकॉनॉमीसाठी बरेच सोर्सेस आहे, स्पेसिफिकली फॉर मेन्स एक्झामिनेशन उमा कपिला इज द बेस्ट वन. Okay, essays on Indian economy.
आणि प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी बरेचसे पुस्तकं आहेत. आता रमेश सिंग लोक खूप रेफर करतात, पण त्याच्यापेक्षा दत्ता अँड सुंदरम वगैरे खूप हेवी बुक्स आहेत, परंतु त्याच्यातून काही गोष्टी तुम्ही घेऊ शकता. म्हणजे नॉट एव्हरीथिंग, परंतु काही गोष्टी तुम्ही घेऊ शकता. आणि अदरवाईज रमेश सिंग nowadays it's so many people are getting the things from Ramesh Singh. So Ramesh Singh for economy तुम्ही घेऊ शकता. जनरल सायन्स साठी NCERT बेस्ड राहा. सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी करंट अफेअर्स रिलेटेड आहे, त्याच्यामुळे ते कुठूनही करता येऊ शकतं मोस्टली. ठीक आहे. एन्व्हायरमेंटसाठी, बायोडायव्हर्सिटीसाठी बरेच पुस्तकं आहेत मार्केटमध्ये अवेलेबल. सो UGC पब्लिकेशनचं पण आहे, एक खुल्लरचं पण पुस्तक आहे. सो दॅट यू कॅन रेफर अँड देर आर नोट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑफ सर्टन अकॅडमीज. ओके ओके. आणखी? हा, शुभम झाला, तुषार, सुशील, सर्वेश, निहारिका, रोहन, नुपुर एनी क्वेश्चन? प्रणाली एनी क्वेश्चन? सर हाँ सर, मला एक थोडा पर्टिक्युलर क्वेश्चन होता एकदम. बोल. तर ते मी ह्याच्यासाठी पॉलिटीसाठी जर आम्ही हेच रेफर केले ना, एम लक्ष्मीकांत, तर सगळे इम्पॉर्टन्स जे आहेत ना लेसन स्टार्टिंगचे एकदम इम्पॉर्टंट कोर लेसन ते तर केले, वाचून झाले, जे त्याचा रिव्हिजन चालू होतं. पण जे लास्टचे आहेत ते चॅप्टर्स आहेत, लहान चॅप्टर्स आहेत, त्या चॅप्टर्सना आम्ही केवढा इम्पॉर्टन्स द्यायचा? नाही, कॉन्स्टिट्यूशन हा करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट असतो. ठीक आहे. म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये जे सध्या गव्हर्नन्स मध्ये किंवा ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये जे चाललंय, सो दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. समजा आता प्रेसिडेंटशी रिलेटेड इश्यू असेल, गव्हर्नरशी रिलेटेड इश्यू असेल, कॉन्फ्लिक्ट असेल गव्हर्नर आणि स्टेट म्हणजे चीफ मिनिस्टर आहे की नाही, किंवा युटीचे काही इश्यूज असतील युनियन टेरिटरीजचे वगैरे, जसं आता बायफर्केशन केलं जम्मू काश्मीर आणि लद्दाखचं. सो विथ रिस्पेक्ट टू दॅट पर्टिक्युलर आर्टिकल्स रिलेटेड टू दॅट पर्टिक्युलर थिंग इज इम्पॉर्टंट. मग तिथे तुम्हाला युनियन टेरिटरीशी रिलेटेड आर्टिकल इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर प्रेसिडेन्शियल रूल वगैरे अलीकडच्या काळात इम्प्लिमेंट झाला होता. सो दॅट टाइम मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू दॅट डेव्हलपमेंट प्रेसिडेंट रूल इज इम्पॉर्टंट. सो जे छोटे जे टॉपिक्स आहेत ना, ते काही महत्वाचे नाही आहेत विशेष, परंतु आपल्याला वर्षभरात गव्हर्नन्स मध्ये, ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये आणि या कॉन्स्टिट्यूशनल अफेअर्सच्या स्पेअर्स मध्ये काय डेव्हलपमेंट झाल्या त्या लक्षात घेऊन आपल्याला ते करावं लागणार आहे. ओके. सो ते मी म्हटलं ना की प्रिऑरिटी एरियाज, आयडेंटिफाय प्रिऑरिटीज. ओके. जस्ट गो थ्रू द करंट अफेअर्स फॉर एव्हरी सेक्शन इन एव्हरी फील्ड अँड यू कॅन आयडेंटिफाय युअर प्रिऑरिटी एरियाज. सगळंच करायची गरज नाही. जसं प्रेशर ग्रुप, दबागॉट नावाचा प्रकार असतो, तो करायची गरज नाही तुम्हाला. जर आता लोकपाल किंवा लोक आयुक्त जर रिलेव्हन्स मध्ये नसेल, करायची गरज नाहीये तुम्हाला. ठीक आहे. ते फक्त पण माहिती असलं पाहिजे. म्हणजे इट इज एक्सपेक्टेड दॅट की यू शुड हॅव अ नॉलेज ऑफ एव्हरीथिंग, बट यू फोकस स्टडी दॅट इज डिफरंट थिंग. म्हणजे व्हॉट फॉर टू क्वालिफाय एक्झामिनेशन व्हॉट वी शुड फोकस, दॅट इज वन थिंग. अंडरस्टँडिंग नॉलेज, दॅट इज वन थिंग, अँड युअर फोकस विथ रिस्पेक्ट टू कमिंग एक्झामिनेशन, दॅट इज अनदर थिंग. सो इथे आता आपल्याला स्पेसिफिक फोकस इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे. तर त्या दृष्टिकोनातून हे करा. नुपुर, एनी क्वेश्चन? सर, मला ऍक्च्युली डिटेल मध्ये 1 year स्ट्रॅटेजी बद्दल विचारायचं होतं, ते मी तुमच्यासोबत नंतर बोलते. आता आणखी परत 1 year स्ट्रॅटेजी कशाला पाहिजे? अरे याच स्ट्रॅटेजी मध्ये क्वालिफाय व्हायचं आहे आता. ऑलरेडी यू स्टार्टेड, आय थिंक यू स्टार्टेड युअर प्रिपरेशन लास्ट इयर ऍटलिस्ट. बरोबर? हो. आता आणखी काय? पण मला नाही वाटत की कव्हर झालेलं आहे माझं सगळं म्हणून. अच्छा, ओके. ठीक आहे, हरकत नाही. पण तू आता जेवढे दिवस बाकी आहेत ना, त्याच्यामध्ये तू बिलकुल खूप स्पेसिफिक आणि फोकस राहा. होऊ शकतं झालं तर यावेळेस पण चान्स येऊ शकतो. म्हणजे असं कोणीच समजू नका की आपल्याकडे चान्स नाही आहे. 85 days इज अ बिग थिंग. 85 दिवस. पण जसं मी म्हटलं की तुम्ही यू शुड नॉट बी लाईक, यू शुड नॉट हैव अ कॉच्युअल अप्रोच. ओके. यू शुड कंसिडर कि भाई ये जो मुझे फैसिलिटी मिली है, कोरोना ने दी है, हाँ, सो ये मेरे लिए है. एंड यू डोंट नीड टू सिक्योर सो मेनी सीट्स एट अ टाइम. फॉर वन पर्सन देर इज वन सीट ओनली. खूप वॅकन्सीज चांगल्या असतात आणि वॅकन्सीज वाढतील. ठीक आहे, वॅकन्सीज वाढतील.
सो त्याच्यामुळे म्हणजे वाढू शकतात, वाढतील असं म्हणता येत नाही मला, पण नॉर्मली वॅकन्सीज वाढण्याचे चान्सेस आहेत किंवा असू शकतात. म्हणजे 800 तर समजा जे काही डिक्लेअर आहे ते तर आहेच कन्फर्म. ओके, सो त्याच्यामुळे तुम्हाला एकच पाहिजे. सो आता फक्त टाइम मॅनेजमेंट वरती फोकस करा. टाइम मॅनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. टाइम मॅनेजमेंट, सेल्फ कॉन्फिडन्स, कंटिन्युटी. ओके, टाइम मॅनेजमेंट, सेल्फ कॉन्फिडन्स, कंटिन्युटी, याच्यावरती फोकस करा. सिलेक्शन तुमच्या हातात आहे. ओके, अल्टिमेटली युअर सिलेक्शन इज इन युअर हँड ओनली. ओके, कोणी कितीही कुठेही खूप इकडे तिकडे जाऊन सगळं दुनिया फिरून जरी हे करतो म्हटलं ना तरी होत नसते ते. अल्टिमेटली युअर एफर्ट्स मॅटर्स अ लॉट हिअर. एनी मोर क्वेश्चन? ऋतुजा, सुशील, निहारिका, एनी क्वेश्चन? ऋतुजा, निहारिका, अभ्यास करताय ना? इयरबुक वाचायचंय. इंडिया इयरबुक बघा, इंडिया इयरबुक खूप हेवी डॉक्युमेंट होईल. आधीपासून जर वाचलेलं असेल पियुष तर इंडिया इयरबुकला हात लाव. अदरवाईज काय करू शकतो आपण की त्याच्यामधलं जे थोडंसं आता जसं आता एक सांगतो तुम्हाला, पॅरामिलिटरी फोर्सेस जे आहेत ना ते वाचून टाका तुम्ही. पॅरामिलिटरी फोर्सेस, CRPF, CISF. ओके, म्हणजे आपल्या होम मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत ज्या ज्या गोष्टी येतात ना त्या वाचून घ्या तुम्ही. ठीक आहे. सेन्सस वाचा. सेन्सस प्रिऑरिटी एरियाज मध्ये सेन्सस वरती रिलेटेड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट आहे तो वाचा तुम्ही. आपल्या एज्युकेशन पॉलिसीज बद्दल तुम्ही वाचू शकता त्याच्यामधून. ठीक आहे, इंडिया इयरबुक मधून. त्याच्यानंतर आणखी ऍग्रिकल्चर रिलेटेड जे चॅप्टर आहेत ते तुम्ही वाचू शकता. ठीक आहे. आणखी बरंच काही काही आहे त्याच्यामध्ये, जसं स्टॅटिक पोर्शन आहे पहिल्या चॅप्टर मध्ये, इंडिया अँड द पॉलिटी वगैरे. सो ते काही वाचायची गरज नाहीये कारण ते तुमचं ऑल ओव्हर सगळीकडे होऊन जातं. सो जो थोडासा आता रिलेव्हंट जे टॉपिक्स आहेत, जसं आता ऍग्रिकल्चर प्रोडक्शन का महत्वाचं आहे, कारण आपल्या म्हणजे या वर्षा 2 वर्षामध्ये बरेचसे ऍग्रिकल्चर प्रोडक्शनशी रिलेटेड क्रायसिस होते. सो त्यामुळे ते महत्वाचं आहे. सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीमध्ये नवीन इन्व्हेन्शन्स, नवीन डेव्हलपमेंट्स त्या माहिती असणं आवश्यक आहे. पॅरामिलिटरी फोर्सेसशी रिलेटेड बरेचसे इश्यूज किंवा हे होते, त्याच्यामुळे बेसिक्स ऑफ पॅरामिलिटरी फोर्सेस दॅट इज इम्पॉर्टंट. जसं CRPF, CISF, बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्सेस. रिसेंटली यू कॅन सी दॅट की देर आर न्यूज रिलेटेड टू द BSF वगैरह. Last time there was a Pulwama attack, so CRPF is important, Central Reserve Police Force. Okay, so paramilitary तुम्हाला माहिती पाहिजे आहे ना. म्हणजे आर्मी म्हणजे डिफेन्स तुम्ही वाचू शकता. डिफेन्स, पॅरामिलिटरी, दॅट यू कॅन रेफर. ठीक आहे. बाकीचं मी आणखी सांगेल त्याच्याशी रिलेटेड. ओके, आणखी कोणाला काही क्वेश्चन? निहारिका, एनी क्वेश्चन? दीक्षा, विराज, एनी क्वेश्चन? ओके, प्रणाली, एनी क्वेश्चन? प्रणाली ठाकूर. सर ऑप्शनल साठी आता सध्या काहीच नाही करायचं. आता काहीच नाही. नो काहीच नाही. आता काहीच नाही. आपल्याला आता प्रिलिम्स क्वालिफाय व्हायचं आहे. सिंगल माइंडेड प्रिपरेशन करा, प्रिलिम्स क्वालिफाय करायचं आहे बस. ते पुढे बघूया. कारण सी वन्स यू गेट अ चान्स, द डे यू सॉल्व युअर प्रिलिम्स एक्झामिनेशन, same day you will think that ki means you will feel that ki I am going to qualify prelims examination. तुम्हाला प्रिलिम्स क्वालिफाय झाल्या म्हणजे सॉरी, जसं प्रिलिम्स दिल्या तुम्हाला त्याच दिवशी लक्षात येतं, तुमचा जर चांगला अभ्यास असेल, की मी आता क्वालिफाय होणार आहे. मी जसं म्हटलं ना तुम्हाला, नेक्स्ट डे तुम्ही बसा आणि 6 ऑक्टोबर पासून तुम्ही मेन्सची प्रिपरेशन चालू करा. विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनिट. ओके, यू विल comfortably qualify your mains examination also. That 90 days, that is sufficient. तो जो काही पिरियड आहे तो दॅट इज सफिशियंट विथ रिस्पेक्ट टू मेन्स ऑल्सो. कारण त्याच्यामध्ये अग्रेसिव्हनेस जो असतो ना तो खूप महत्वाचा आहे तुमचा. स्मार्ट वर्क, ऍक्टिव्हनेस, लाईक युअर डिसिप्लिन्स. ओके, व्हॉट एव्हर यू आर डुईंग, डू इट सिन्सिअरली, डू विथ कंटिन्युटी, डोंट गिव्ह एनी काइंड ऑफ एक्सक्युजेस. सगळं हे करा व्यवस्थित. ठीक आहे. So I think there is no question right now. Okay, and Pranali, any question? Pranali Thakur? Okay. नाहिदा, कोई क्वेश्चन है अभी? सर सायन्स साठी स्टँडर्ड बुक गरज आहे.
नाही नाही, बेसिक एनसीईआरटी सफिशियंट आहे, एनसीईआरटी किंवा स्कूल बुक्स. बायोलॉजीला फोकस कर. ओके. हा हा, प्रणाली, हिस्ट्री अँड पॉलिटी. ओके, प्रणाली, हिस्ट्री अँड पॉलिटी. So so polity, for I have told you polity, you can refer Lakshmikant, M. Lakshmikant. It's a good book. Okay, and for history, I have already told you ki basic NCERT is 8th standard to 12th standard. You need to identify ki which portion is important, and then history साठी तुम्ही ग्रोवर घेऊ शकता, आणि दुसरा आहे बिपिन चंद्रा, फ्रीडम स्ट्रगल, किंवा तिसरं पुस्तक एक आणखी आहे, अहेरचं पुस्तक आहे, ते घेऊ शकता. पण तिन्ही नका घेऊ, 2 पुस्तकं घ्या, ग्रोवरचं एक आणि बिपिन चंद्राचं एक, हिस्ट्रीसाठी, मॉडर्नसाठी. आणि एन्शियंट मेडिवलसाठी जीएस पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी क्रोनिकल किंवा प्रतियोगिता दर्पणच्या काही हे येतात ते घेऊ शकता तुम्ही, काही बुकलेट्स येतात ते घेऊ शकता. ओके, सो एनिवे, सो लॉट ऑफ टाइम, खूप वेळ झालाय. 10:30, 10:15 पासूनच तुम्ही लोक जॉईन झालात, आणि बऱ्याच लोकांनी हे सेशन अटेंड केलंय. येस, फॉलो प्रतियोगिता, गुड. बरेचसे स्टुडंट्स बिकॉज ऑफ आय थिंक नेटवर्क इश्यूज किंवा बिकॉज ऑफ त्याचं हे पण असतं इंटरनेट पॅक, तर त्याच्यामुळे पण काही लोक मध्येच 2 तासानंतर वगैरे एक्झिट झाले. ओके, सो एनिवे, आय थिंक की this is useful for your preparation strategy. This strategy is useful for preparation, and like I feel ki this is a winning strategy, but you need to follow these strategies very strictly with proper utmost discipline. You should not give excuses to yourself, कारण तुम्ही स्वतःला जर कारण देत राहिले तर नंतर मग तुम्हाला ते फार भारी जाऊ शकतं, डिफिकल्ट जाऊ शकतो. त्याच्यामुळे कुणीही कारण देऊ नका. डोंट गिव्ह एनी काइंड ऑफ एक्सक्युजेस. हॅबिट, फूड हॅबिट्स, स्लीपिंग हॅबिट्स, एंटायर तुमचं जे स्ट्रक्चर आहे टिल एक्झामिनेशन पर्यंत ते व्यवस्थित ठेवा. खूप जागरण, खूप काहीतरी आटापिटा करून अभ्यास करणे, याच्यावरती पण हे करू नका. ओके, जेवढा जमेल तेवढा अभ्यास करा, जेवढा चांगला जमेल, जेवढा जास्त जमू शकतो तेवढा अभ्यास करा. स्ट्रेस घेऊ नका. डोंट टेक स्ट्रेस or don't do preparation in a stressful environment. Okay, so do this thing with a killing spirit. लड़ना है और लड़ाई जीतनी है, इस स्पिरिट के साथ हमें करना है. So शुभम, yes sir, I think this attempt would be a great attempt for you. Yes, whatever you like lost in previous attempts. So I think one thing which happened with you, that is you are appearing for UPSC Central Police Forces interview. Okay, so that is one positive development, and ही पॉझिटिव्ह डेव्हलपमेंट पुढे होत राहील ही अपेक्षा करतो मी. ठीक आहे, काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही लोक मला विचारू शकता सगळ्यांनी. नंतर माझा नंबर आहे सगळ्यांकडे, हा नंबर 810 आहे ना, 8108016455, तर त्याच्यावरती कॉल करू शकता. रुपाली, एसे रायटिंग वगैरे बाबा हे काही आताचे प्रश्न नाही आहेत रुपाली, ते मेन्सच्या दृष्टिकोनातून आहे. आता त्याबद्दल काहीच विचारू नको. फोकस ऑन प्रिलिम्स ओनली. प्रिलिम्स क्वालिफाय करायचं आहे हे लक्षात ठेवायचं. ओके, सो एनिवेज थँक्यू व्हेरी मच ऑल ऑफ यू, अँड हा just all the best. I wish you all the best for coming examination, and I expect that most of you will qualify this prelims examination and appear for the mains examination, okay, which is scheduled in the month of January 2021. ठीक आहे. आणि बघा, यावर्षी सपोज इन केस तुमच्यापैकी काही लोक निश्चितच क्वालिफाय होतील, हे अपेक्षा आहे मला. पण इन केस जर काही लोकांचं नाही झालं तरी 2021 जे आहे तर तो चान्स मात्र आर्या पार, म्हणजे सगळं हे झालं पाहिजे असं ठेवायचं, हा ॲटिट्यूड ठेवायचा. या गोष्टी घडत असतात कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामच्या याच्यामध्ये, पण खूप जास्त टाइमपास होईल अशी प्रिपरेशन करायची नाही. म्हणजे इफ यू हॅव एंटर्ड इन टू दिस फील्ड, सो अवॉइड any kind of time pass. Okay, this thing is very
स्ट्रॅटेजिक, व्हेरी प्रोफेशनल. ओके, याच्यामध्ये खूप चांगली स्ट्रॅटेजी, खूप एक प्रोफेशनल आउटलुक मॅटर करतो. नुसताच काहीतरी पुस्तकं वाचत बसायचं किंवा काहीतरी एखादी गाईड घ्यायची, कुठेतरी कोचिंगला जॉईन झालो आणि क्वालिफाय झालो असं कधीच होत नसते. ओके, अल्टिमेटली इट इज युअर पार्ट. मेंटरशिप इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट, की खूप चांगलं गायडन्स, अथॉरिटी लोकांचं गायडन्स हे फार महत्वाचं असतं. ओके, ते गायडन्स मिळालं, ज्यांनी मेन्स दिलेले आहेत, ज्यांनी इंटरव्ह्यूज दिलेले आहेत,